तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा इकोनॉमिक्स का क्लास नंबर 6 है और आज के क्लास में हम लोग इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग मुद्रास्फीति का बारे में हम लोग देख रहे थे, जिसमें हम लोग जाने कि मुद्रास्फीति के प्रकार जो कि आपका 3 तरह का होता है। एक तो है आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन यानी कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। दूसरा हम लोग जाने कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन यानी कि लागत जनित मुद्रास्फीति। इसके अलावा तीसरा है आपका स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन यानी कि संरचनात्मक मुद्रास्फीति। तो जो आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है वही अगर दीर्घकालिक यानी कि लंबे समय तक के लिए रह जाएगा तो वही जो है वो आपका स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन कहलाता है। यहाँ तक की बातें हम लोग जाने थे। इसके बाद हम लोग समझे थे कि जो आपका इन्फ्लेशन है, इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए 3 तरह का उपाय होता है। एक तो है आपका मौद्रिक नीतिगत उपाय जो कि आरबीआई कहता है, और दूसरा है राजकोषीय नीतिगत उपाय जो कि भारत सरकार के द्वारा उठाया जाता है ये कदम, और तीसरा है प्रशासनिक उपाय, ये भी आपका भारत सरकार के द्वारा ही ये कदम उठाया जाता है। इसमें हम लोग सबसे पहला पॉइंट पढ़ना स्टार्ट किए थे मौद्रिक नीतिगत उपाय, और जिसमें हम लोग देखे थे कि आरबीआई के द्वारा मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए मौद्रिक नीति का प्रयोग किया जाता है। जिसमें हम लोग देखे थे कि ये मौद्रिक नीति का अलग अलग जो टूल्स होता है, उपकरण होता है, जैसे कि आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। इसके अलावा देखिएगा कि विभिन्न प्रकार के जो आपके मतलब कि दर होते हैं, जैसे कि आपका जिसमें बताया गया विभिन्न तरह का जो आपके अलग अलग तरह के जो आपके ये रिजर्व अनुपात होते हैं, जैसे कि CRR, SLR, इन सभी के बारे में हम लोग देख रहे थे कि इन सभी को जो है वो आपका मौद्रिक नीति के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। फिर हम लोग यहाँ पे समझे थे कि जो है वो आपका मौद्रिक नीति के अंतर्गत भी 2 तरह का उपकरण यूज करते हैं। एक है आपका मात्रात्मक उपकरण, एक है आपका गुणात्मक उपकरण। अब मात्रात्मक उपकरण जो है वो भी आपका 2 तरह का था, जिसमें एक तो है आपका शॉर्ट टर्म के लिए मात्रात्मक उपकरण और दूसरा है लॉन्ग टर्म यानी कि दीर्घकालिक मात्रात्मक उपकरण। ठीक है। और हम लोग शॉर्ट टर्म का जो मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव टूल्स जो है, उपकरण जो है, इसमें हम लोग रेपो रेट को शामिल करते हैं, रिवर्स रेपो रेट को शामिल करते हैं, MSF यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को शामिल करते हैं। इसके अलावा इसी में हम लोग बैंक दर को भी शामिल करते हैं। मात्रात्मक उपकरण का ही सेकेंड जो स्टेप है वो है आपका दीर्घकालिक मात्रात्मक उपकरण, जिसमें हम लोग CRR और हम लोग SLR को शामिल करते हैं। CRR क्या है आपको बताया गया था CRR के बारे में, जिसको हम लोग कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं तो कैश रिजर्व रेशियो यानी कि नगद आरक्षित अनुपात। और जो आपका SLR जो है इसको हम लोग बोलते हैं वैधानिक तरलता अनुपात यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये कहते हैं हम लोग। तो ये आपको पता है। तो मात्रात्मक उपकरण 2 भागों में बांटा गया है, एक आपका अल्पकालिक, एक आपका दीर्घकालिक। इसी में हम लोग OMO यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसको हम लोग दीर्घकालिक मात्रात्मक उपकरण में ही शामिल करते हैं। इसके बाद मात्रात्मक उपकरण कंप्लीट हो जाता है, फिर हम लोग चलेंगे गुणात्मक उपकरण की ओर। और गुणात्मक उपकरण में हम लोग क्रेडिट कंट्रोल राशनिंग यानी कि साख नियंत्रण को शामिल करते हैं। तो ओवरऑल 3 स्टेप में जो है वो आरबीआई काम करेगा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मौद्रिक नीति के अंतर्गत। तो मात्रात्मक उपकरण में आपका जो अल्पकालिक मात्रात्मक उपकरण था, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और आपका बैंक दर, ये सभी आपका हो गया था। जिसमें आपको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक दर आपको खुद से पढ़ने के लिए बोला गया था, और रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आपको यहाँ पे समझाया गया था। आज हम लोग दीर्घकालिक मात्रात्मक उपकरण स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, ये क्या है क्या नहीं है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग SLR यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये रहा आपका मुद्रास्फीति को नियंत्रण यानी कि कंट्रोल करने के लिए दीर्घकालिक मात्रात्मक उपकरण। और अगर हम लोग दीर्घकालिक मात्रात्मक उपकरणों की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग सबसे पहला उपकरण जो है वो आपका है नगद आरक्षित अनुपात, जिसको हम लोग कैश रिजर्व रेशियो यानी कि CRR कहते हैं। क्या कहते हैं तो कैश रिजर्व रेशियो यानी कि नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। और एक और होता है आपको जिसको हम लोग बोलते हैं SLR, जिसको हम लोग वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये दोनों क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम लोग CRR क्या है क्या नहीं इसके बारे में पढ़ते हैं। तो बोला जाता है कि जो भी अनुसूचित व्यावसायिक बैंक है, तो अनुसूचित व्यावसायिक बैंक यानी कि नोटिफाइड कमर्शियल जो भी बैंक है, इनके कुल जमा को बोलते हैं हम लोग टोटल डिपॉजिट। और कुल जमा में ही आपको जो है वो पिछले पॉइंट में बताया गया था पिछले क्लास में कि जमा जो है मतलब जो आपका कुल जमा है, कुल जमा में आपका 2 तरह का आता है। एक तो है आपका मांग जमा यानी कि डिमांड डिपॉजिट, और एक है आपका टाइम डिपॉजिट।
और डिमांड डिपॉजिट यानी कि मांग जमा में भी दो तरह का आएगा, एक आपका सेविंग अकाउंट, एक आपका करेंट अकाउंट, इन दोनों को शामिल करेंगे। और टाइम डिपॉजिट में हम लोग एफडी अकाउंट को शामिल करते हैं। ठीक है, तो अनुसूचित व्यवसायिक बैंकों का यानी कि जो भी नोटिफाइड कमर्शियल बैंक होंगे उनके कुल जमा का यानी कि टोटल डिपॉजिट का, यानी कि उसमें टाइम डिपॉजिट और आपका डिमांड डिपॉजिट दोनों शामिल होगा। और डिमांड डिपॉजिट में सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट दोनों शामिल होगा। तो ये बोला जा रहा है कि अनुसूचित व्यवसायिक बैंकों का जो आपका कुल जमा होता है उस कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत जो भाग है वो नगद के रूप में रखना पड़ता है। यानी कि उस बैंक में जितना भी कुल जमा है उस कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत जो है वो आपको एक नगद के रूप में रखना पड़ेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं नगद अनुपात रेशियो या फिर नगद आरक्षित अनुपात यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है ना। तो बोला जा रहा है कि अनुसूचित व्यवसायिक बैंकों का जो कुल जमा है यानी कि टोटल जो डिपॉजिट है उसका एक निश्चित प्रतिशत जो भाग है वो नगद के रूप में रखना पड़ता है। और जिसका प्रयोग जो है वो आपका बैंक जो है वो साख सृजन यानी कि लोन में जो है वो इसका प्रयोग नहीं कर सकता है। और यदि आरबीआई के द्वारा सीआरआर की दर में वृद्धि की जाती है यानी कि कैश रिजर्व रेशियो में अगर वृद्धि की जाती है तो ऐसे में बैंकों का जो है उधार देने की जो क्षमता है इसमें कमी आती है। और वहीं जब कभी भी सीआरआर की दर में आरबीआई कमी करता है तो ऐसे में बैंकों की साख सृजन करने की जो क्षमता है उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। साख सृजन यानी कि लोन देने की क्षमता में। सिंपल सी बात समझिएगा कि सीआरआर क्या है। तो जो भी अनुसूचित व्यवसायिक बैंक है वो अपने कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत जो भाग है वो नगद के रूप में अपने पास रखते हैं। और वो जो नगद पैसा है उस नगद पैसा का वो बैंक जो है वो लोन देने में उसका यूज नहीं करेगा। और बोला जा रहा है कि यदि आरबीआई जब सीआरआर की दर में वृद्धि करता है तो ऐसे में बैंकों का जो है साख सृजन करने की जो क्षमता है उसमें कमी होती है। क्या होती है, कमी होती है। और वहीं जब आरबीआई सीआरआर को मतलब कि कम कर देता है तो ऐसे में बैंकों का जो साख सृजन क्षमता है वो बढ़ जाता है। सिंपल सी बात समझिए। सीआरआर क्या है समझ में आया कि जो भी अनुसूचित व्यवसायिक बैंक है वो अपने कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत जो है वो अपना नगद रखेगा, कैश के रूप में रखेगा और वो उसका यूज लोन देने में नहीं करेगा। और बोला जा रहा है कि आरबीआई के द्वारा सीआरआर को कम, जब आरबीआई जो है सीआरआर को जब बढ़ा देगा यानी कि कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ाएगा तो ऐसे में बैंकों का लोन देने का जो क्षमता है यानी कि साख सृजन करने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। और जैसे ही सीआरआर की दर में कमी करेगा तो उसका लोन देने की क्षमता बढ़ जाएगी यानी कि साख सृजन करने की क्षमता बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है। आगे देखो, एक पॉइंट आपको पिछले क्लास में बताया गया था कि रेपो रेट मतलब क्या होता है कि आरबीआई जो है वो लोन देता है। किसको लोन देता है, तो कमर्शियल अनुसूचित मतलब अनुसूचित व्यवसायिक बैंकों को। और रिवर्स रेपो रेट मतलब क्या होता है कि अनुसूचित व्यवसायिक बैंकों से आरबीआई लोन लेगा वापस। अगर आरबीआई लोन दे रहा है तो आपका रेपो रेट कहलाएगा। वहीं आरबीआई अगर बैंकों से लोन ले रहा है खुद तो उसको हम लोग रिवर्स रेपो रेट कहेंगे। क्लियर। बोला जा रहा है कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति यानी कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन और लागत जनित मुद्रास्फीति यानी कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, इसको कंट्रोल करने में या इसको कंट्रोल करने हेतु आरबीआई के द्वारा सीआरआर की दर में यानी कि आरबीआई के द्वारा किसके, तो सीआरआर की दर में क्रमशः वृद्धि और कमी किया जाता है। यानी क्या बोले हम कि अभी बोले हम कि जब कभी भी मांग प्रेरित मुद्रास्फीति आती है तो ऐसे में आरबीआई के द्वारा सीआरआर की दर में वृद्धि कर दिया जाता है। और जैसे ही लागत जनित मुद्रास्फीति आता है वैसे ही आरबीआई के द्वारा सीआरआर की दर में कमी कर दिया जाता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, इसमें खोज फोच मत करना, बस सिंपल पढ़ो आगे बढ़ो। तो सीआरआर समझ में आ गया है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं वैधानिक तरलता अनुपात यानी कि एसएलआर, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या बोले, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बोला जा रहा है कि अनुसूचित जो भी व्यवसायिक बैंक है तो अनुसूचित व्यवसायिक बैंकों को अपने कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत सोना, बहुमूल्य धातु, प्रतिभूति यानी कि सिक्योरिटी या फिर बॉन्ड के रूप में रखना होता है। इसको हम लोग एसएलआर कहते हैं। क्या बोल रहा है, जो भी आपका अनुसूचित व्यवसायिक बैंक है ये अपने कुल जमा का एक निश्चित भाग कैश के रूप में रखे
तो वो आपका CRR कहलाएगा। और वही अनुसूचित व्यावसायिक बैंक अपने कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत भाग सोना के रूप में या फिर बहुमूल्य धातु के रूप में या फिर बॉन्ड एंड सिक्योरिटी के रूप में रखेगा, तो वही आपका SLR कहलाएगा। सिंपल, समझ में आया? एक बार फिर हम पढ़ देते हैं। अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों को अपने कुल जमा मतलब क्या बोले, यानी कि टोटल जो आपका कुल जमा है, यानी कि जो आपका डिपॉजिट है, कुल टोटल डिपॉजिट है, तो कुल जमा में हम लोग मांग जमा यानी कि डिमांड डिपॉजिट को भी शामिल करेंगे और आपका ये टाइम डिपॉजिट को भी शामिल करेंगे। और डिमांड डिपॉजिट यानी कि मांग जमा में दो तरह का, एक आपका है करेंट अकाउंट, एक है आपका सेविंग अकाउंट, ये दोनों आएगा। और वहीं टाइम डिपॉजिट में आपका FD अकाउंट आता है। ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये समझ गए। तो अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों को अपने कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत जो है वो आपका सोना के रूप में, बहुमूल्य धातु के रूप में, बॉन्ड और सिक्योरिटी के रूप में यानी कि प्रतिभूति के रूप में रखना होता है। और वर्तमान में अभी ओनली बॉन्ड एंड सिक्योरिटी के रूप में ही रखा जाता है। बहुमूल्य धातु और सोना के रूप में रखना अब जरूरी नहीं है, अब केवल बॉन्ड एंड सिक्योरिटी के रूप में रखा जाता है। आगे देखिए, जब ये सोना के रूप में, बहुमूल्य धातु के रूप में, बॉन्ड एंड सिक्योरिटी के रूप में जब ये जमा करता है अपना कुल जमा का एक निश्चित भाग, तो इसका फिर वो प्रयोग साख सृजन या फिर उधार देने में नहीं करेगा। तो ये जो पैसा एक फिक्स करके रख दिया है उसका यूज वो लोन देने में या फिर उधार देने में वो इसका यूज नहीं करेगा। जहां एक और RBI के द्वारा SLR में वृद्धि करके मांग प्रेरित मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जाता है, वहीं दूसरी ओर SLR को घटाकर लागत जनित मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जाता है। सिंपल सी बात है, समझिए आप क्या बोले हम, कि जो भी आपका अनुसूचित व्यावसायिक बैंक है यह अपने कुल जमा का एक निश्चित भाग जो है वो सोना के रूप में, बहुमूल्य धातु के रूप में या फिर बॉन्ड या फिर सिक्योरिटी के रूप में यानी कि प्रतिभूति के रूप में वो रखेगा। और ये जो बॉन्ड एंड सिक्योरिटी, सोना और बहुमूल्य धातु के रूप में ये जो अपना कुल जमा का एक निश्चित भाग रखा है, इसका ये प्रयोग कहीं भी उधार देने के लिए या फिर लोन देने के लिए नहीं करेगा। और उसके बाद क्या होगा कि जब कभी भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन अगर मार्केट में आया तो ऐसे में इसको कंट्रोल करने के लिए वो SLR का जो रेट है उसको बढ़ा देगा RBI। और जब कभी भी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मार्केट में आया तो ऐसे में वो SLR की जो दर है उसको घटा देगा। सिंपल सी बात है। आगे देखिए, ऐसे बैंकों में समझ लो कि आपका बताया जा रहा है यहाँ पे, ऐसे बैंकों में 100 रुपया माइनस 55 रुपया, मान लो बचा कितना 45 रुपया। एक मिनट रुकिएगा ज़रा सा। सपोज मान लो कि आपके पास 100 रुपया है, 100 रुपया का एक निश्चित भाग मान लो कि 55 रुपया आपको SLR के रूप में आप रिजर्व कर दिए हैं। ठीक है ना? बॉन्ड एंड सिक्योरिटी के रूप में रखे हैं, गोल्ड के रूप में रखे हैं या फिर बहुमूल्य धातु के रूप में आप रख दिए हैं। तो आपके पास बचा मात्र 45 रुपया। तो जो आपके पास 45 जो बच रहा है, इतने ही पैसा में आपको अपना लाभ भी कमाना है, आपको अपना बिजनेस भी करना है। और इसी से बैंकों को घाटा होने लगा था और इसी से आपको देखो, इसी में आपको अपना लाभ भी कमाना है, इसी से आपको अपना बिजनेस भी करना है, इसी से आपको लोन भी देना है, कुछ भी करना है, बैंक इतना ही पैसा में करेगा। क्योंकि 100 रुपया है, 100 रुपये में 55 रुपया तो आपको ब्लॉक कर दिया है मान लो, तो बच रहा है 45 रुपया ना। 45 रुपये में आप मात्र 45 रुपये बच रहा है, उसमें आपको बिजनेस करना है। तो इतने ही में आपको अपना लाभ भी कमाना है, इतने ही में आपको बिजनेस भी करना है। तो इससे बैंकों को घाटा होने लगा था। दिन हम लोग फिर 1991 में बैंकिंग रिफॉर्म किए थे। ठीक ना? और लॉकडाउन में अगर हम लोग बात करें जो आपका 2020 में आया था, तो एक मिनिमम मीन्स यानी कि CRR जो है लॉकडाउन के टाइम, CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, ये आपका 4% था कुल जमा का, और SLR जो है वो आपका 15% था। बट ये कुछ समय के लिए रहा था लॉकडाउन के टाइम में ही। और एक पॉइंट और भी याद रखिएगा कि 1991 से पहले बैंकों को अपने कुल जमा का 15% CRR के रूप में और कुल जमा का 40% SLR के रूप में रखना होता था। मीन्स टोटल पैसा 40 रुपया प्लस 15 रुपया, मतलब 55 रुपया तो आपका ब्लॉक ही हो गया ना एक तरह से। क्या बोले हम, जो भी पहले बैंक था 1991 से पहले, उसको अपने कुल जमा का 15% CRR के रूप में रखना पड़ता था कैश, जिसका उपयोग वो मतलब कि लोन देने के लिए नहीं करेगा, ना ही उधार देने के लिए इसका यूज करेगा। इसके अलावा अपने कुल जमा का 40% SLR के रूप में रखना होता था, जिसका भी यूज वो उधार देने में और लोन देने में नहीं करेगा। यानी कि 40 रुपया प्लस 15 रुपये यानी कि 55
रुपया जो है उसको ब्लॉक हो गया, मतलब 55% ब्लॉक हो गया। कहने मतलब आपके पास 100% है, आपके पास बैंक के पास पैसा, इसमें से 100% में 55% जो है वो ब्लॉक हो गया पैसा CRR और SLR के रूप में 1991 टाइम। बचा 45%, तो 45% में आप उसको कर पाइएगा अपना बिजनेस, अपना लाभ नहीं ना। देन ऐसे में फिर आपको हम लोग जो है घाटा होने लगा, फिर हम लोग बैंकिंग रिफॉर्म किए 1991 में ही। तो फिर आपको वहाँ पे भी इसको भी देखना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया ये पॉइंट? आगे देखो, इस तरह बैंकों का ओनली लगभग 20%। आप देखो अब क्या है, देखो लॉकडाउन के टाइम में बहुत ही मिनिमम टाइम पे चला गया था। जैसे लॉकडाउन में देखिएगा ना आप कि CRR को भी पूरा घटा दिया सरकार, वो मात्र 4% कर दिया, और SLR को भी मात्र 15% कर दिया। तो 15 और 4 मतलब 20%, 15 4 19%, मान लो ना कि 20%। कहने मतलब है कि इस तरह बैंकों का ओनली मात्र कुल जमा का 20% पैसा ही ब्लॉक है, और 80% उसके पास पैसा बच रहा है, उससे उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, वो लोगों को लोन भी दे पाएगा, उनके पास प्रॉफिट भी होगा। सिंपल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और पहले 1991 से पहले बैंकों का 55% पैसा ब्लॉक हो जाता था, 40% तो आपका SLR के रूप में, और 15% तो आपका CRR के रूप में ब्लॉक हो जाता था। और लॉकडाउन के टाइम में तो बहुत कम हो गया था, मात्र 20%, 19% हुआ था। CRR के रूप में 4% और SLR के रूप में 15%। समझ में आया कि नहीं आया? आगे देखिए, 1969 ईस्वी में प्राथमिक क्षेत्रक सुधार कॉन्सेप्ट आया था। तो 1969 में ही प्राथमिक क्षेत्रक सुधार का ये एक कॉन्सेप्ट आया था। मीन्स बैंक जो लोन देगी उसका 40% जो है वो आपका प्राइमरी सेक्टर को ही लोन देना पड़ेगा। देन उस समय 45% तो ब्लॉक था, और इसी में से ही प्रोवाइड करना था। देन 45% का 45% का भी 40%, लगभग 17% होता है। देन 55% प्लस 17%, ओवरऑल 72%, यानी कि 72% तो आपका ब्लॉक हो गया है। अब बचा 18%। देन बैंकों के पास मात्र 18% पैसा बचता था सेवा क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में और अदर क्षेत्रों में लोन देने के लिए। क्या क्या बोले हम समझो एक बार फिर से। 1969 ईस्वी में एक कॉन्सेप्ट आया जिसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्रक सुधार। और इस प्राथमिक क्षेत्रक सुधार के अंतर्गत बैंक जो भी लोन देगी उस लोन का 40% केवल और केवल प्राइमरी सेक्टर को ही देना पड़ेगा, यानी कि प्राथमिक क्षेत्रक को ही देना पड़ेगा। कृषि उड़ीसी में, खनन में, प्राइमरी सेक्टर में ही देना पड़ेगा 40%। अपने लोन जितना भी लोन देगी उसका 40% केवल केवल प्राइमरी सेक्टर को ही देना पड़ेगा। और 1991 में तो आपका बताया गया था कि बैंकों के पास मात्र 45% पैसा ही बचता था, 55% तो ब्लॉक हो जाता था, 15% CRR के रूप में, 40% SLR के रूप में, यानी 55% पैसा ब्लॉक हो गया है। अब बचा कितना? 45%। अब वही 45% में जो भी वो लोन देगी उस लोन का भी 40% केवल केवल प्राइमरी सेक्टर को ही देना था, यानी कि 45% का भी 40%। तो 45% का 40% होता है लगभग 17%। तो 55% पहले ब्लॉक था और 17% फिर ब्लॉक कर दिया, किसके लिए? केवल केवल प्राथमिक क्षेत्रों के लिए। तो अब हो गया 72%। तो समझिए 72% पैसा ब्लॉक हो गया। 55% जिसमें से आप देखिएगा कि 15% CRR के रूप में और 40% SLR के रूप में, और फिर देखिएगा 17% प्राथमिक क्षेत्र के लिए, यानी कि 72% पैसा ब्लॉक। बचा कितना? 18%। और मात्र जो 18% बच रहा है, यही 18% बैंकों के पास 18% बचता था, यही आपका सर्विस सेक्टर में, फिर आपका औद्योगिक क्षेत्र में लोन देने के लिए। दिन देखिएगा कि उस समय भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत धीरे से हुआ, सर्विस सेक्टर का भी विकास बहुत धीरे से हुआ। रीजन था ना भाई इसके पीछे ये सभी। समझ में आया कि नहीं आया ये सारी बातें? इसको एक दो बार केवल सुनिएगा ना आप तो समझ जाइएगा सारा कॉन्सेप्ट क्या है क्या नहीं है सो। ठीक है, तो मात्र बहुत कम पैसा बचता था ना सेवा क्षेत्र में और औद्योगिक क्षेत्र में देने के लिए, मात्र 18% तो बच ही रहा है। तो ये बोला जा रहा है कि जब बैंक के पास पैसा था ही नहीं, देन बैंक अपना योगदान नहीं दे पाया ना औद्योगिक क्षेत्र में, देन यहाँ पे भारत में औद्योगिकीकरण हुआ ही नहीं, और हुआ भी तो बहुत लेट से हुआ। हालांकि लोन ओनली कांग्रेस के पहुँचे हुए व्यक्ति को ही ब्रोकर के पैरवी पे ही लोन मिलता था उस टाइम 1991 से पहले।
लोन तो मिलता भी था तो कांग्रेस का जो भी पहुंचा हुआ व्यक्ति होगा उसी को लोन मिलता था, और वो भी ब्रोकर के पैरवी करने पे ही लोन मिलता था 1991 से पहले। सोचो स्थिति कितना ख़राब था। फिर बाद में हम लोग एमएसएमई का कॉन्सेप्ट आया, यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस का कॉन्सेप्ट आया। तो बोला जा रहा है कि एमएसएमई का कॉन्सेप्ट आने के बाद एमएसएमई यहाँ पे इंडिया में डेवलप नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उसको लोन ही नहीं मिल रहा है ना, तो कहाँ डेवलप कर पाएगा भाई। अभी वर्तमान में जो गवर्नमेंट है, बीजेपी का गवर्नमेंट, ये एमएसएमई सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दे रही है, क्योंकि भारत में सबसे अधिक अगर कहीं भी रोजगार जनरेट होता है तो वो आपका एमएसएमई सेक्टर ही रोजगार जनरेट करता है। कांग्रेस की सरकार तो एमएसएमई को फलने फूलने ही नहीं दी, बीजेपी गवर्नमेंट एमएसएमई सेक्टर को बहुत ज़्यादा भर भर के दे रही है। आपको पता होगा कि जैसे कि 2020 में आपका स्टिमुलस पैकेज के अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत पैकेज मिला था, जिसमें आपको बताया गया था एमएसएमई सेक्टर को लोन दिया गया था बहुत लाखों लाखों करोड़ों में, और उसका गारंटर बना था सरकार, ताकि एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा मिले। समझ में आया ये बात? तो क्या बोले हम अभी कि आपका एसएलआर के रूप में और सीआरआर दोनों क्या समझ में आया? तो 1991 से पहले सीआरआर के रूप में आपको जो है वो आपका 15% रखा जाता था, और एसएलआर के रूप में आपको 40% रखना होता था, यानी कि 55% पैसा ब्लॉक हो गया, बचा कितना? 45%। फिर एक 1969 में कॉन्सेप्ट आया प्राथमिक क्षेत्र सुधार, जिसमें बोला कि आप अगर जो भी बैंक लोन देगा उसका 40% केवल प्राइमरी सेक्टर को ही लोन देना है, यानी कि आपके पास बचा 45%। फिर 45% का 40% लोन केवल आपको प्राथमिक क्षेत्र को ही देना है, तो 45% का भी 40% कितना होगा? 17%। तो 55% पहले से पैसा ब्लॉक था, फिर 17% प्राथमिक क्षेत्र के लिए ही देना है आपको, यानी कि 72% पैसा ब्लॉक, बचा कितना? 18%। और यही जो 18% पैसा मात्र बच रहा है, यही पैसा आपको सेवा क्षेत्र में और औद्योगिक क्षेत्र में देना है लोन के रूप में। दिन ऐसे में इंडस्ट्रियलाइजेशन पीछे होगा कि नहीं होगा? सेवा क्षेत्र का विकास पीछे होगा कि नहीं होगा? भारत में होगा ही। और जब बैंक के पास पैसा ही नहीं है तो वो अपना बैंक जो है वो अपना योगदान नहीं दे पाएगा औद्योगिक क्षेत्रों में, ना ही सेवा क्षेत्रों में। दिन भारत में औद्योगिकीकरण होगा ही नहीं, और होगा भी तो बहुत बाद में होगा। और लोन उस टाइम मिलता भी था ना, तो कांग्रेस के बहुत ही पहुंचे हुए जो भी व्यक्ति होते थे बड़े बड़े, उन लोगों को ही लोन मिलता था, और वो भी ब्रोकर के पैरवी पे लोन मिलता था 1991 से पहले। फिर धीरे धीरे एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस का कॉन्सेप्ट आया, बट एमएसएमई जो भी ये परंपरा था इसको यहाँ पे डेवलप ही नहीं होने दिया कांग्रेस का ये सरकार। बाद में अभी जब बीजेपी का गवर्नमेंट आ रहा है, देखो एमएसएमई सेक्टर को भर भर के इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। समझे ना? आगे देखिए, बोला जा रहा है कि 1991 से पहले बैंकों का अधिकतर पैसा जो है वो आरबीआई ब्लॉक कर देता था, देन इंडस्ट्री को पैसा मिलता ही नहीं था। तो आरबीआई जो है वो 1991 से पहले बैंकों का जो अधिकांश जो पैसा है उसको ब्लॉक ही कर दे रहा है ना भाई। समझ लेना कि 100 रुपया में 72 रुपया आपका ब्लॉक कर दे रहा है, तो कहाँ पैसा बच रहा है? और फिर जो आपका एसएलआर यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी जो आपका रेशियो है, तो एसएलआर का पैसा बॉन्ड के रूप में आरबीआई के पास रहता था। तो एसएलआर का जो पैसा है वो बॉन्ड के रूप में आरबीआई के पास जा रहा है, तथा आरबीआई अपने पास ना रख के उस पैसे को सरकार को दे देता है, तो सरकार जो है वो उसी पैसे का यूज अपने बजट में कर रहा है, तथा कैसा बजट बना रहा है? तो हमेशा घाटे का बजट बना रहा है हर साल 1991 तक। यही चीज़ हुआ ना। तो एसएलआर का पैसा बॉन्ड के रूप में आरबीआई के पास जाता था, और आरबीआई जो है वो पैसा अपने पास या फिर वो जो बॉन्ड है उसको अपने पास ना रखकर उसको सरकार को दे देता था, और सरकार जो है वो उसी पैसे का उसी बॉन्ड का यूज करता था अपने बजट के रूप में। फिर भी हर साल घाटे का बजट पेश करता था गवर्नमेंट, कांग्रेस का गवर्नमेंट, हर साल घाटे का बजट 1991 तक। 1991 में इतना स्थिति खराब कर दिया कि हम लोग पास तो अपना जो फॉरेस्ट रिजर्व है वो इतना कम हो गया कि हम लोग एक सप्ताह का व्यापार नहीं कर सकते थे। मतलब कितना लूटा कांग्रेस, सोचो आप बात को, कितना लूटा कांग्रेस, सोचो आप इस बात को। और अगर हम लोग अभी बात करें तो वर्तमान में टारगेट है कि एसएलआर को 12% रखना है और सीआरआर को 3% रखना है। तो 12 एसएलआर और सीआरआर 3%, तो 12 3 15, यानी कि मीन्स आप मैक्सिमम ज़्यादा पैसा आप बैंक का मात्र 15% ही ब्लॉक कर सकते हैं, बाकी बच तो रहा है ना 85%। अब सोचो बैंक 85% पैसा बच रहा है, तो बैंकों को लाभ होगा कि नहीं होगा? बहुत लाभ होगा, भर भर के लाभ होगा। तो वर्तमान में टारगेट किया गया है कि सीआरआर मात्र आपका 3% होना चाहिए और एसएलआर आपका 12% होना चाहिए, यानी कि आप ज़्यादा 15% पैसा ब्लॉक कर सकते हो। लॉकडाउन के टाइम में भी बहुत कम हुआ था, सीआरआर को भी घटा दिया, एसएलआर को भी घटा दिया था गवर्नमेंट।
CRR को 4% कर दिया था और SLR को 15% कर दिया था, यानी कि 19% पैसा ब्लॉक किया था मात्र। समझ रहे हो ना बात को। इसके बाद आप देखिएगा कि NPA क्या होता है वो देख लीजिए। बोला जा रहा है कि NPA के बारे में, मीन्स हम लोन लिए तो इसका इंस्टॉलमेंट देंगे, और यदि हम लगातार 3 इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाए तो मेरा जो लोन है तो वो लोन का जो अकाउंट है वो आपका NPA में कन्वर्ट हो जाएगा। लोन का जो अकाउंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NPA अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम लोन लेंगे तो उसका इंस्टॉलमेंट देंगे, और लगातार अगर हम 3 इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाए तो वो फिर जो है हमारा लोन जो है वो आपका NPA अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि आप होम लोन लेते हो, कार लोन लेते हो, किसी भी तरह का लोन लेते हो, अगर आप लगातार 3 इंस्टॉलमेंट नहीं दिए तो आपका जो लोन अकाउंट है वो आपका NPA में कन्वर्ट हो जाता है। NPA का फुल फॉर्म क्या था आप उसको सर्च कर लीजिएगा। आगे देखिए, बोला जा रहा है कि इसलिए जो गवर्नमेंट है, सरकार जो है वो बैंकों का निजीकरण कर रहा है। बैंकों का निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे का रीज़न यही है। बैंकों से जो पैसा आएगा उसका यूज इंफ्रास्ट्रक्चर में करेगी गवर्नमेंट, तथा इसी से ही रोजगार सृजित होगा। बैंकों सबको अगर वो आपका बैंकों का राष्ट्रीयकरण ही किया जाएगा, बैंक जो है वो सरकारी ही रहेंगे, देन सरकार उसको कंट्रोल करेगा ना। और बैंकों का अगर निजीकरण कर दिया जाएगा तो सरकार उसके ऊपर हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो आप CRR SLR इस सबको इस सब मामले में उसको बैंक को बांध तो नहीं दीजिएगा ना। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो बैंकों का निजीकरण कर रही है, तथा बैंकों से जो भी पैसा आएगा उस पैसा का यूज वो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में कर रही है गवर्नमेंट, और इसके माध्यम से वो रोजगार को भी सृजित कर रही है। और अभी वर्तमान समय में अगर SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो बैंक है, इसका जो NPA है ये 13% है। इसीलिए बोला जाता है कि अगर SBI बैंक अगर डूबा या फिर वो डूब जाएगा ना तो इससे पूरे भारत में, हमारे पूरे देश में बहुत बुरा असर पड़ेगा इसका। SBI बैंक अगर डूबेगा तो इसीलिए बोला जाता है। समझ में आया? तो ये सभी आपका जो है ना, ये सभी जो है वो आपका केवल ये समझिए कि समझाने के लिए बताया गया था। ये सभी एग्जाम्पल है एक तरह से। तो बस केवल आप SLR क्या होता वो आप समझ गए थे, CRR क्या होता वो समझ गए थे। फिर SLR और आपका CRR का पूरा बैकग्राउंड बताया गया कि पहले पैसा कितना ब्लॉक कर देता था, देन पैसा होता ही नहीं था। तभी हम लोग जो है वो हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस कितना लूटा, फिर MSME कल्चर हमारे यहाँ पनप ही नहीं पाया, उसके पीछे का रीज़न क्या था, ये सब हम लोग देख लिए। तो आपका CRR और SLR कंप्लीट हो गया है। अभी वर्तमान में 2026 में CRR कितना है, SLR कितना है, ये सभी आप एक बार जो है वो चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे हम लोग इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मौसम ख़राब हो रहा है, बारिश होगा। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नया पॉइंट हम लोग देखेंगे वो है आपका ओपन मार्केट की जो है नीति, यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाज़ार की नीति। अब देख लीजिए खुले बाज़ार की नीति क्या है, ये भी देख लीजिए आप थोड़ा सा। बोला जा रहा है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन, बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो SLR यानी कि आपका वैधानिक तरलता अनुपात यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो जब गवर्नमेंट SLR बढ़ा देता है बट फिर भी मार्केट में डिमांड पुल इन्फ्लेशन बना हुआ रहता है, तो सरकार ऐसे में क्या करेगा, वो फोर्स करेगा RBI को कि वो अपना बॉन्ड जो है वो ओपन मार्केट में बेचे। और नॉर्मल स्थिति में RBI जो है वो अपना बॉन्ड केवल प्राइमरी डीलर्स को ही बेचता था, बट OMO की स्थिति में RBI जो है वो अपना जो बॉन्ड है वो सबको बेच देता है, और जो भी खरीदने का इच्छुक होगा सभी को बेच देगा। तो ओपन बाज़ार की नीति में क्या बोले हम कि ओपन बाज़ार की स्थिति में जब आपका SLR CRR ये सभी बढ़ाने के बाद भी मार्केट में इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रहा है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, तो मार्केट से पैसा खींचना है। तो ऐसे में क्या करेगा, सरकार जो है वो RBI को आदेश देगा कि आप अपना बॉन्ड एंड सिक्योरिटी को मार्केट में, ओपन मार्केट में, खुले बाज़ार में बेचिए। हालांकि पहले जो है ये RBI जो है वो अपना बॉन्ड एंड सिक्योरिटी केवल अपने प्राइमरी डीलर्स को ही बेचता था, लेकिन जब कभी भी ये स्थिति आएगा कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो ऐसे में वो मजबूरन वो अपने बॉन्ड एंड सिक्योरिटी को ओपन मार्केट में बेच देता है और मार्केट से फिर वो पैसा खींच लेता है। समझ में आया ये चीज़?
यही चीज़ बोला जा रहा है। OMO यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में अलग अलग बैंक या फिर विदेशी बैंक भी इसमें खरीद सकते हैं। देन इस तरह से मार्केट से पैसा वो खींच लेता है। बॉन्ड बेचकर बॉन्ड बेचकर तो इसे ही हम लोग संकुचनवादी खुले बाजार की नीति कहते हैं। बॉन्ड बेचा RBI, मार्केट में जो भी व्यक्ति इसको खरीदना चाहो उसको खरीद लिया, मतलब मार्केट से पैसा खींच लिया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? संकुचनवादी खुले बाजार की नीति। क्या बोलेंगे? तो आपका संकुचनवादी खुले बाजार की नीति इसको हम लोग कहते हैं। क्लियर? ये लाइन आपको समझ में आया? दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, यदि RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट में पैसा लाना है तो तरलता को बढ़ाना है तो वो बॉन्ड को खरीदेगा। देखो, यदि RBI को जब देखेगा कि लागत जनित मुद्रास्फीति आ गया है, यानी कि मार्केट में पैसा नहीं है, यानी मार्केट में पैसा को लाना है, यानी कि तरलता को बढ़ाना है, तो ऐसे में वो मार्केट से बॉन्ड एंड सिक्योरिटी को खरीदेगा तो मार्केट में पैसा जाएगा। और वही अगर RBI को लगेगा कि मार्केट से पैसा हम लोगों को खींचना है, यानी कि संकुचनवादी ये राजकोषीय नीति अपनाना है, तो ऐसे में वो बॉन्ड को बेच देगा और मार्केट से पैसा खींच लेगा। और विस्तारवादी राजकोषीय नीति में मार्केट में पैसा भेजना है तो वो बॉन्ड को मार्केट से खरीदेगा, मार्केट में पैसा भेजेगा। समझे? तो यदि RBI को मार्केट में पैसा लाना है, मीन्स तरलता को बढ़ाना है, तो वो बॉन्ड को खरीदेगा। और यदि रीपरचेजिंग अलग अलग बैंकों से, तो इससे लिक्विडिटी बढ़ेगा। और ये जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, इसको वो कंट्रोल करने में ये बढ़िया होता है फिर। और यही जो है वो आपका विस्तारवादी राजकोषीय नीति कहलाता है। तो संकुचनवादी राजकोषीय नीति क्या है वो आपको समझ में आया? कि संकुचनवादी मतलब कि पैसा मार्केट से खींचना है, और विस्तारवादी मतलब पैसा मार्केट में भेजना है। तो संकुचनवादी राजकोषीय नीति क्या हो गया, और इसके अलावा विस्तारवादी राजकोषीय नीति क्या होता है, ये सारा पॉइंट आपको एकदम बहुत ही बढ़िया से क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, आ गया होगा। अब आगे देखिए इसके बाद की कहानी। अब ये सब जब ये सब पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा ना, तो हम लोग जब इसका नोट्स हम लोग दिखेंगे तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगा, तुरंत हम लोग इसका क्लियर हो जाएगा पॉइंट। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा ज़रा सा। तो आई होप ये सारा पॉइंट जो है वो आपका क्लियर हो गया होगा कि क्या हम बोलना चाह रहे थे। सो इसके अलावा एक पॉइंट और आपको बता दे रहे हैं हम कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन ये जो है गवर्नमेंट ला रही है, ये क्या है इसको पढ़िएगा। साथ ही साथ आप मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये सभी क्या है और ये सभी क्या कर रही है, इन सभी के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद देखिए बोला जा रहा है कि जब RBI के द्वारा खुले बाज़ार में, जब RBI जो है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो खुले बाज़ार में यानी कि ओपन मार्केट में व्यावसायिक बैंकों को खुले बाज़ार में प्रतिभूति और बॉन्ड का बिक्री और उसका पुनः खरीद करता है, तो इसको हम लोग खुले बाज़ार की नीति कहते हैं। तो जब RBI के द्वारा खुले बाज़ार में
व्यवसायिक बैंकों के लिए नहीं, सभी बैंकों के लिए, जो भी इच्छुक है सभी के लिए बॉन्ड एंड सिक्योरिटी का लेन देन करता है, खरीदता भी है और बेचता भी है। तो इसी को हम लोग जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति की स्थिति में आरबीआई संकुचनवादी खुले बाजार की नीति का प्रयोग करेगा। कब? तो डिमांडफुल इन्फ्लेशन के कंडीशन में। और वहीं जब लागत जनित मुद्रास्फीति का कंडीशन आएगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई विस्तारवादी खुले बाजार की नीति का प्रयोग करेगा। समझ में आया? तो संकुचनवादी खुले बाजार की नीति और विस्तारवादी खुले बाजार की नीति, ये क्या है क्या नहीं है, इसका प्रयोग किसके द्वारा किया जा रहा है, कब किया जा रहा है, ये सभी आपका पता चल ही गया होगा। ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है, और ये आपका जो है वो CRR क्या था वो आपका कंप्लीट हो गया, SLR क्या था वो भी आपका कंप्लीट हो गया, OMO यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन ये क्या था ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग सीमांत अस्थायी सुविधा यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट तो बोला जा रहा है कि ये जो आपका सीमांत स्थायी सुविधा है यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, ये आपका एक तरह से अल्पकालीन यानी कि एक तरह से इमरजेंसी लोन है। ये आपका भूमि लोन, ये तरह से आपको मतलब बहुत सारा लोन है, ये आपका भूमि से संबंधित हो सकता है या अन्य चीज़ों से भी। फिर बोला जा रहा है कि ये आपका इमरजेंसी प्रोविजंस है, और बोला जा रहा है कि इसमें किसी भी तरह का सिक्योरिटी जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है, और इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा रहता है क्योंकि ये आपको इमरजेंसी में मिल रहा है ना। आप कभी कभी देखिएगा इमरजेंसी में आपको फ्लैट बुक करना है तो ऐसे में उसका दाम भी ज़्यादा रहेगा, सिंपल सी बात है। और ये इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो रेपो रेट से बहुत ज़्यादा रहेगा, हाई रहता है बहुत ज़्यादा। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके बारे में। तो बोला जा रहा है कि सीमांत अस्थायी सुविधा यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसकी जो संकल्पना है वो आरबीआई के द्वारा सन 2011 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था, और इसके अंतर्गत आरबीआई जो है वो अपने व्यावसायिक बैंकों को उनके कुल जमा का 2% ऋण 24 घंटे के भीतर प्रदान करता है। तो उसका कुल जमा में हम लोग सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट जिसको हम लोग टाइम डिपॉजिट कहते हैं, इन सभी को शामिल करेंगे। सिंपल सी बात है, कुल जमा में हम लोग मांग जमा यानी कि डिमांड डिपॉजिट और आपका समय जमा यानी कि टाइम डिपॉजिट सबको शामिल करते हैं, और मांग जमा यानी कि डिमांड डिपॉजिट में हम लोग करेंट अकाउंट और आपका ये सेविंग अकाउंट को शामिल करते हैं। क्लियर? तो ही बोला जा रहा है कि ये जो आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का ये जो संकल्पना था ये आपका आरबीआई के द्वारा 2011 में ही लाया गया था, और इसके अंतर्गत आरबीआई जो है वो अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों को उनके कुल जमा का 2% लोन यानी कुल जमा का 2% जो ऋण है यानी कि लोन है वो एकदम 24 घंटे के भीतर ही उसको प्रदान कर देता है, और इसे आरबीआई का आपातकालीन ऋण सुविधा भी कहा जाता है। किंतु MSF जो दर है इसका निर्धारण आरबीआई के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा किया जाता है। सामान्यतः लागत जनित मुद्रास्फीति यानी कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के दौरान MSF की जो दर है इसमें कमी लाई जाती है, और वहीं मांग प्रेरित मुद्रास्फीति की स्थिति में आरबीआई के द्वारा MSF की जो दर है वो ज़्यादा किया जाता है, और इसका जो दर है वो लगभग 3% तक बढ़ा दिया जाता है, और MSF की दर जो है वो रेपो रेट से 1% अधिक रहती है, ये भी याद रखिएगा। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ये 24 घंटे के भीतर लोन देगा। जो भी अनुसूचित व्यावसायिक बैंक है इनको अपने कुल जमा का 2% लोन 24 घंटे के भीतर मिल जाएगा, और इसका जो ब्याज दर है इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा होगा। और इसमें बोला जा रहा है कि जब आपका कभी भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन है तो ऐसे में जो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इसमें जो है इसका जो मतलब कि दर है इसको कम कर देगा, और जैसे ही आपका मतलब इसका जो दर है बढ़ा देगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन में, और जैसे ही आपका कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन आएगा तो ऐसे में MSP का जो दर है उसको वो ये MSP का दर जो है वो घटा देता है। ठीक है ना? समझ में आया? तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन में MSP दर को बढ़ाया जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए, और लागत जनित मुद्रास्फीति की स्थिति में MSP की दर को कम किया जाता है इसको कंट्रोल करने के लिए। और ये भी याद रखिए कि MSP का जो दर है वो हमेशा रेपो रेट से 1% अधिक रहेगा। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। एक यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू दिया हुआ बोला जा रहा है कि लाइफ में एक बार, अच्छा ठीक है ये छोड़ दो, ये ज़रूरी नहीं है।
देखो, एक बात याद रखिएगा कि जीवन में तो आपको एक बार पूरा दिन रात एक करके मेहनत करना होगा, और वो भी ज़्यादा नहीं, 5 से 6 महीना ही ऐसा मेहनत कर लो ना आप, एक बार पूरा दिन रात 12 घंटा 13 घंटा 10 घंटा दिन रात करके मेहनत कर लो ना, तो उसके बाद आप 5-6 घंटा भी पढ़ोगे ना, 4-4 घंटा भी पढ़ोगे ना, तो आप मैनेज कर ले जाओगे। लेकिन आपको पीक पे जाके एकदम पूरा जम के मेहनत करना होगा। तो ऐसा तो कंडीशन होना चाहिए कि एक बार आप अपने जीवन में एक बार दिन रात एक करके मेहनत करो, 10 घंटा 12 घंटा 13 घंटा 14 घंटा मेहनत करो पूरा। और ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये 5 से 6 महीना 8 महीना ही तक मेहनत करना पड़ता है। उसके बाद आप 4 घंटा 5 घंटा भी पढ़ोगे ना, तो आप मैनेज कर ले जाओगे। तो एक बार तो कम से कम पिक पे जाके मेहनत करो जमकर, ठीक है। तो ये आपका समझ में आ गया है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है। एक चीज़ याद रखिएगा कि एक होता है आपका सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब क्या होता है, जो बैंक में हम लोग जमा करते हैं, तो कोलेट्रल को हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी जो है, जो हम लोग बैंक से लोन लेते हैं तो हम लोग बदले में सिक्योरिटी देते हैं ना, वही चीज़ कोलेट्रल हो जाएगा, वो आपका सिक्योरिटी हो जाएगा। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 2011 में ये आया था कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग, वो है आपका बाजार स्थिरीकरण स्कीम। तो CRR जाने, SLR जाने, ओपन मार्केट ऑपरेशन जाने, एक और है आपका, उसको हम लोग बोलते हैं बाजार स्थिरीकरण स्कीम। लास्ट में इसको भी गवर्नमेंट करेगा, मतलब RBI करेगा मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए। और ये सभी हम लोग मात्रात्मक उपाय के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि मात्रात्मक उपाय में भी दो तरह का उपाय था। एक तो है आपका शॉर्ट टर्म के लिए उपाय, एक है आपका लॉन्ग टर्म के लिए उपाय। तो अभी हम लोग लॉन्ग टर्म उपाय देख रहे हैं, CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, फिर हम लोग बाजार स्थिरीकरण स्कीम। बाजार स्थिरीकरण स्कीम क्या है वो देख लीजिए। बाजार स्थिरीकरण स्कीम को पूर्णतः मौद्रिक नीति का भाग नहीं माना जाता है, किंतु इसका जो प्रयोग है वो आपका RBI के द्वारा किया जाता है। देखो, बाजार स्थिरीकरण जो स्कीम है वो पूरा मौद्रिक नीति का भाग इसको नहीं माना जाता है, बट फिर भी इसका जो प्रयोग जो है वो RBI के द्वारा किया जा रहा है। कैसे कैसे वो देखिए। RBI के द्वारा बाजार स्थिरीकरण स्कीम का प्रयोग तब किया जाता है जब अर्थव्यवस्था में FDI के उच्च प्रवाह के कारण मांग प्रेरित मुद्रास्फीति की समस्या उत्पन्न हो जाती है। देखो, जब देखिएगा कि FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है, निवेश, विदेशी निवेश बहुत ज़्यादा हो रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ऐसे में मार्केट में पैसा आ गया खूब सारा, मार्केट में पैसा आ गया है तो इससे मांग बढ़ रहा है, और मांग बढ़ रहा है तो इससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो रहा है। तो ऐसे में इसको कंट्रोल करने के लिए RBI के द्वारा बाजार स्थिरीकरण स्कीम का प्रयोग किया जाता है। और ये प्रयोग कब होगा, जब मार्केट में FDI का जो इनफ्लो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और उसके कारण डिमांड पुल इन्फ्लेशन उत्पन्न हो जाएगा। और डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है वो हमेशा उपभोक्ता साइड से जुड़ा होता है, और उपभोक्ता जो है, उपभोक्ता क्या है में किसी भी तरह का अगर वृद्धि होगा तो वो मांग में वृद्धि भी होगा, और मांग में वृद्धि होगा तो मुद्रास्फीति बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। और लागत जनित मुद्रास्फीति उत्पादक साइड से जुड़ा होता है, ठीक है। आगे देखिए। ऐसी स्थिति में RBI के द्वारा अर्थव्यवस्था में बाजार स्थिरीकरण बॉन्ड को बेचा जाता है। तो जब कभी भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए बाजार स्थिरीकरण स्कीम का प्रयोग किया जाता है RBI के द्वारा। और इसी में देखिएगा कि RBI जो है वो अर्थव्यवस्था में बाजार स्थिरीकरण बॉन्ड को बेचेगा। किसको, तो बाजार स्थिरीकरण बॉन्ड को बेच देता है, ताकि अर्थव्यवस्था में जो भी व्याप्त अत्यधिक जो तरलता है उसको संतुलित किया जा सके, या फिर उसको सोख लिया जा सके। मतलब कि RBI समझो कि यहाँ पे फिर आपका बॉन्ड बेच रहा है, लेकिन ये बॉन्ड क्या है, बाजार स्थिरीकरण बॉन्ड है, इसको भी बेचेगा। और इसको भी जो भी इंटरेस्ट होगा खरीदेगा इस बॉन्ड को, तो RBI उससे खरीदेगा, RBI उसको पैसा देगा, मतलब RBI उससे पैसा लेगा और ये बॉन्ड उसको दे देगा। सिंपल सी बात है, समझे ना क्या बोले हम सो। समझ में आया ये चीज़। तो यहाँ तक हम लोग जो है वो RBI के द्वारा उठाए जाने वाले मात्रात्मक उपाय जो भी थे, इन सभी मात्रात्मक उपाय को हम लोग समझ गए हैं। RBI के द्वारा उठाए जा रहे मात्रात्मक उपाय हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो मात्रात्मक उपाय में हम लोग दो तरह का उपाय पढ़े, एक तो है आपका अल्पकालिक उपाय और एक है आपका दीर्घकालिक मात्रात्मक उपाय, ये दोनों कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे RBI के द्वारा उठाए जा रहे गुणात्मक उपाय। क्या, तो गुणात्मक उपाय। क्यों,
मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, हम लोग बोले कि आरबीआई नहीं, मतलब हम लोग बोले कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने का 3 तरह का उपाय होता है। एक तो है आपका मौद्रिक नीतिगत उपाय, दूसरा है आपका राजकोषीय नीतिगत उपाय, तीसरा है आपका प्रशासनिक उपाय। फिर हम लोग बताया कि जो आपका मौद्रिक नीतिगत उपाय है ये आपका आरबीआई करेगा, और मौद्रिक नीतिगत उपाय के अंतर्गत भी हम लोग देखें कि यहाँ पे 2 तरह का उपाय होता है। एक है आपका मात्रात्मक उपाय, एक है आपका गुणात्मक उपाय। तो मात्रात्मक उपाय जिसमें भी 2 तरह का उपाय था, एक है आपका अल्पकालिक मात्रात्मक उपाय, एक है आपका दीर्घकालिक मात्रात्मक उपकरण या फिर उपाय। ये दोनों कंप्लीट हो गया। अब हम लोग गुणात्मक उपाय चलेंगे, और गुणात्मक उपाय जब हम लोग पढ़ लेंगे तो आपका मौद्रिक नीतिगत उपाय कंप्लीट हो जाएगा। तब फिर मौद्रिक नीतिगत उपाय कंप्लीट, तो हम लोग फिर राजकोषीय नीतिगत उपाय पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है ना बात मेरी? हाँ, इसी तरह। तो गुणात्मक उपाय में हम लोगों को सबसे पहले क्रेडिट राशनिंग इसके बारे में पढ़ना होगा। ये क्या है क्या नहीं है वो देख लीजिए। क्रेडिट राशनिंग के बारे में बताया जा रहा है। राशनिंग यानी कि साख राशनिंग, यानी कि साख नियंत्रण, यानी कि जो लोन है, लोन को कंट्रोल करना है। आगे देखिए, बोला जा रहा है कि जो भी कमर्शियल बैंक है, यानी कि जो भी व्यवसायिक बैंक है, वो जो लोन देते हैं उसमें एक कंडीशन लगेगा कि प्राइमरी सेक्टर को लोन देना है कितना, इसके अलावा सेकेंडरी सेक्टर, इसके अलावा टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी यानी कि कृषि, सेकेंडरी यानी कि उद्योग, टर्सरी यानी कि सेवा, यानी कि किस पे कितना प्रतिशत लोन देना है ये आरबीआई डिसाइड करेगा। तो क्रेडिट राशनिंग मतलब क्या बोले हम? साख राशनिंग, यानी कि साख पे नियंत्रण करना, यानी कि लोन किसको कितना देना है ये कंट्रोल करेगा। इसको हम बोलते हैं क्रेडिट राशनिंग। और ये कंट्रोल कौन करेगा? तो ये आरबीआई कंट्रोल करेगा, आरबीआई डिसाइड करेगा। यानी कि जो भी कमर्शियल बैंक लोन देते हैं उस पर कंडीशन लगेगा, और ये कंडीशन आरबीआई लगाएगा। कौन? तो आरबीआई लगाएगा कि प्राइमरी सेक्टर को कितना लोन देना है, सेकेंडरी को कितना लोन देना है, और आपका टर्सरी सेक्टर को कितना लोन देना है। ये तीनों पे किसको कितना लोन मिलेगा ये सभी आरबीआई के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। क्लियर? आगे देखिए, आपको अभी बताया गया था कि 1969 ईस्वी में प्राइमरी सेक्टर लोन का कॉन्सेप्ट आया था, या प्राइमरी सेक्टर सुधार बोलिए या फिर प्राइमरी सेक्टर लोन बोलिए, इसका कॉन्सेप्ट आया था। और इसमें एक कंडीशन लगा हुआ था कि जो भी कमर्शियल बैंक है वो अपने जो भी लोन दे रहे हैं उस लोन का 40% केवल एग्रीकल्चर और प्राइमरी सेक्टर को ही देना है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में देना है। एग्रीकल्चर के लिए प्राइमरी सेक्टर को लोन देना है 40%। तो देखो, आपको बताया गया था कि पहले जो है 40% SLR के रूप में और 15% CRR के रूप में पैसा ब्लॉक होता था, यानी कि 15 + 40 = 55%, यानी कि 55% पैसा ब्लॉक हो गया, बचा कितना? 45%। और उसी 45% का जो है वो आपको प्रयोग करना है लोन देने के रूप में। बाद में फिर 1969 में वो आया कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर लोन, जिसमें बोला एक कंडीशन लगा हुआ था कि जो भी लोन देगा गवर्नमेंट वो लोन एग्रीकल्चर में देना है आपको। कुल लोन का 40% केवल एग्रीकल्चर में देना है, वो भी प्राइमरी सेक्टर के लिए, मतलब सॉरी एग्रीकल्चर के लिए देना है प्राइमरी सेक्टर में। तो उधर हो गया आपका 55% प्लस बचा 45%। तो फिर 45% का 40% कितना होगा? 17%। तो 55 + 17 = 72, यानी कि 72% पैसा ब्लॉक, बचा कितना? मात्र 18%। और 18% पैसा फिर आपको अदर चीज़ में देना है। तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा ये सब चीज़ से? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है कि आरबीआई जो है वो समय समय पर व्यावसायिक बैंकों को साख सृजन यानी कि क्रेडिट क्रिएशन या फिर क्रेडिट राशनिंग हेतु निर्देश देता रहता है। तो व्यावसायिक बैंकों को क्रेडिट क्रिएशन या फिर क्रेडिट राशनिंग यानी कि साख सृजन के लिए गाइडलाइन जारी करते रहता है आरबीआई समय समय पर। आरबीआई आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार किसी विशेष क्षेत्र में ऋण सुविधा के विस्तार हेतु व्यावसायिक बैंकों को निर्देशित करता है, यानी कि गाइड करता है या फिर गाइडलाइन जारी करता है। तो ये आर्थिक परिस्थिति उस समय का कंडीशन कैसा है, परिस्थिति कैसा है, सिचुएशन कैसा है। तो आरबीआई आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार ही किसी विशेष क्षेत्र में
लोन देना है या फिर नहीं देना है, ये सभी डिसाइड करता है। और इसके लिए व्यावसायिक बैंकों को वो गाइडलाइन यानी कि निर्देशन देते रहता है। जैसे 1967 ईस्वी में आरबीआई के द्वारा सभी व्यावसायिक बैंकों को यह अनिवार्य निर्देश दिया गया, एकदम मैंडेटरी, कि वे अपने कुल साख सृजन का लगभग 40% जो ऋण है वो केवल प्राथमिक क्षेत्रक वाले क्षेत्रों को, मतलब प्राथमिक वाले क्षेत्रों को ही प्रदान करना है, जिससे प्राथमिक क्षेत्रक ऋण भी कहा जाता है। तो 1967 है कि 1969 है, आप एक बार इसको क्लियर कर लीजिएगा। 1967 है कि 1969, ठीक है ना। तो 1967 या फिर 1969 में ही एक कॉन्सेप्ट आया, एक गाइडलाइन जारी किया गया कि आरबीआई के द्वारा कि जो भी व्यावसायिक बैंक है उनको ये अनिवार्य निर्देश दिया गया कि वो अपने कुल साख सृजन का 40% केवल प्राथमिक क्षेत्रक में ही देना है, प्राइमरी सेक्टर में ही देना है, जिसको हम लोग प्राथमिक क्षेत्रक लोन भी कहते हैं। और फिर बोला गया प्राथमिकता यानी कि प्रायोरिटी वाले क्षेत्रों में कृषि को, पशुपालन को, मत्स्यन को, खनन को, उत्खनन को, लघु उद्योग को, सूक्ष्म उद्योग को, ये सभी को शामिल किया गया। साथ ही साथ यातायात क्षेत्र को भी शामिल किया गया और इन सभी में रोजगार सृजन कार्यक्रम इत्यादि को शामिल किया गया। क्या बोले हम, 1967 या 1969 में गाइडलाइन जारी हुआ, वो भी अनिवार्य गाइडलाइन कि आप जो भी व्यवसायिक बैंक जो भी कुल जो अपना साख सृजन करेंगे उसका 40% केवल प्राइमरी सेक्टर में देना है, जिसमें आपको कृषि में, पशुपालन में, मत्स्यन में, खनन में, उत्खनन में, लघु उद्योग में, सूक्ष्म उद्योग में, मध्यम उद्योगों में, यातायात क्षेत्र में, सभी में आपको देना है लोन। अतः आरबीआई के द्वारा साख नियंत्रण के माध्यम से लागत जनित एवं मांग प्रेरित मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाता है। सिंपल सी बात है। तो क्रेडिट राशनिंग मतलब लोन किसको देना है किसको नहीं देना है ये डिसाइड करेगा आरबीआई, गाइडलाइन जारी करेगा। तो ये बोला जा रहा है कि आरबीआई के द्वारा साख नियंत्रण यानी कि लोन किसको देना है किसको नहीं देना है इसके ऊपर नियंत्रण करके इसके माध्यम से लागत जनित मुद्रास्फीति या फिर मांग जनित मुद्रास्फीति इसको जो है वो कंट्रोल किया जाता है। समझ में आया ये सारी बातें आपको? आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो क्रेडिट राशनिंग, साख सृजन ये क्या है क्या नहीं है इसके ऊपर कंट्रोल किया जाता है आरबीआई के द्वारा और इसका क्या फ़ायदा होता है वो भी आपको समझा दिया गया है। एक बार दो बार इसको पढ़ लीजिएगा ना, बढ़िया समझ लीजिएगा ना, तो बाद में इसको पढ़ते पढ़ते आगे भी बढ़ जाइएगा ना तो आपको इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सीमांत आवश्यकताओं में परिवर्तन। क्या बोले हैं? सीमांत आवश्यकताओं में परिवर्तन। तो बोला जा रहा है कि आरबीआई सभी व्यावसायिक बैंकों को यह निर्देश प्रदान करता है या कर सकता है कि किसी विशेष क्षेत्र या किसी विशेष वस्तु के संदर्भ में लोन की मात्रा को सीमित कर दे, अर्थात एक निश्चित सीमा से ऊपर उस क्षेत्र को ऋण यानी कि लोन नहीं प्रदान करे। तो ये आरबीआई यानी कि सीमांत आवश्यकताओं में परिवर्तन, सीमांत यानी कि लिमिटेशन लगा देगा। बोल रहा है कि आरबीआई जो है वो व्यावसायिक बैंकों को ये गाइडलाइन जारी कर सकता है कि वो आप किसी भी विशेष क्षेत्र में या फिर किसी विशेष वस्तु के संदर्भ में लोन की जो मात्रा है उसको आप जो है वो कंट्रोल कर दीजिए, सीमित कर दीजिए, यानी कि उससे ज़्यादा आपको लोन देना ही नहीं है उस लिमिट के बाद, अर्थात एक निश्चित सीमा से ऊपर उस क्षेत्र को ऋण प्रदान नहीं करें। ठीक है, आगे देखो। सीमांत आवश्यकता उपाय या फिर जो तकनीक है ये मुख्य रूप से इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो जमाखोरी को, कालाबाजारी को इत्यादि को कंट्रोल करके मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने में इसका जो है प्रयोग किया जाता है। तो सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन तो यहाँ पे है कि अनुसूचित व्यवसायिक बैंकों को ये निर्देश देगा आरबीआई कि आप किसी विशेष क्षेत्र में या फिर किसी विशेष वस्तु के संदर्भ में लोन की जो मात्रा है उसको सीमित कर दे और उस सीमित मतलब कि उसके बाद जो है सीमित कर दे, अर्थात एक निश्चित सीमा से ऊपर उस क्षेत्र को लोन दीजिए ही मत, ऐसा कर देगा। यही चीज़ है सिंपल। तो सीमांत आवश्यकता तकनीक जो है इसका मुख्य पर्पस होता है कि जो आपका जमाखोरी है, जो आपका कालाबाजारी है, इसको कंट्रोल किया जा सके और इसके माध्यम से फिर मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जाए, यही है। आगे देखो, बैंक जो है ना वो अधिकांश बैंक जो देखिएगा कि किसानों को लोन देने से डरता है। क्यों? क्योंकि उनको डर है कि वो
वो उनका जो जो है वो एनपीए कहीं हो ना जाए। एनपीए मतलब वो लगातार अगर 3 गो इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाए उनका जो है एनपीए हो जाएगा, तो बैंक इससे घाटा हो जाएगा ना। ठीक है, समझे कि नहीं समझे इस बात को। देखिए इतना सारा जो भी पॉइंट हम समझा रहे हैं इसको आप अपने लैंग्वेज में भी एग्जाम में लिख सकते हैं। ये नहीं कि आप जो ये लाइन लिखा हुआ है यहाँ पे शब्दावली जो लिखा हुआ है इसी शब्दावली के आधार पे आपको बतलाना है, तो ऐसा कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपने स्तर पे तैयार कर लीजिए, ठीक है, फिर दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट और है आपका तीसरा नंबर पॉइंट, वो है आपका उपभोक्ता ऋण पर नियंत्रण। क्या बोले हैं, उपभोक्ता ऋण पर नियंत्रण। पहला हम लोग पढ़े हैं क्रेडिट राशनिंग गुणात्मक उपाय के अंतर्गत। दूसरा हम लोग पढ़े हैं सीमांत आवश्यकताओं में परिवर्तन। तीसरा हम लोग पढ़े उपभोक्ता ऋण पर नियंत्रण। तो उपभोक्ता ऋण पर नियंत्रण कैसे किया जाता है वो देखिए। तो आरबीआई इस उपाय के माध्यम से उपभोक्ताओं के ऋण लेने की क्षमता को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि कैसे कंट्रोल करेंगे ऋण लेने की क्षमता को, वो देखिए। सामान्यतः जब भी लागत जनित मुद्रास्फीति यानी कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जब भी आता है तो इसकी स्थिति में आरबीआई जो है वो आपका डाउन पेमेंट की मात्रा को घटा देता है और इंस्टॉलमेंट की जो नंबर है इसको बढ़ा देता है, जिसे समग्र मांग को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। और वहीं दूसरी ओर डाउन पेमेंट की मात्रा को बढ़ा देता है और इंस्टॉलमेंट की मात्रा की संख्या को घटा देता है। इससे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जाता है। तो डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो देखिए। आप कोई भी फ्रिज खरीदिए, कूलर खरीदिए, टीवी खरीदिए, तो आप कभी कभी देखते होंगे कि इंस्टॉलमेंट में खरीदते होंगे तो डाउन पेमेंट करवाते होंगे। बोलते होंगे कि ये फ्रिज जो है वो आपका 20,000 रुपये का है, अभी हम आपको कैश दे रहे हैं 5,000 रुपया, बाकी जो 15,000 रुपया है उसको हम डाउन पेमेंट करवा देते हैं। और 15,000 रुपया डाउन पेमेंट करवाएंगे और वहाँ पे देखिएगा कि 15,000 रुपया डाउन पेमेंट, देखिए बोल देंगे कि हम एक हज़ार रुपया हर महीना देंगे, यानी कि इंस्टॉलमेंट आपका 15 इंस्टॉलमेंट हुआ, डाउन पेमेंट करवा दिए 15,000 का, तो बोलिए कि 15,000 रुपया जो है वो हम एक हज़ार रुपया हर महीना देंगे, तो हो जाएगा 15,000 रुपया, वो आपका 15 महीने का इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे बात। तो जब कभी भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन आएगा तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करेगा, आरबीआई क्या करेगा कि जो आपका डाउन पेमेंट है डाउन पेमेंट बढ़ा देगा। यानी बोलेगा भैया जो आप 15,000 रुपया किए हैं ना, तो आपका इंस्टॉलमेंट है 1,000 रुपया डेली हर महीने देते हैं, यानी कि आपका इंस्टॉलमेंट का ड्यूरेशन कितना है 15 महीना, उसको घटा दीजिए, आप कर दीजिए 5 महीना या कर दीजिए 3 महीना। अब आपको जो 15,000 डाउन पेमेंट है तो आपको अब हर महीना 5,000 रुपया भरना है और 3 महीना में आपको जो है वो पूरा इंस्टॉलमेंट कंप्लीट कर लेना है। तो ऐसे में क्या होगा, मार्केट में जो पैसा था उसको तुरंत खींच लेगा गवर्नमेंट, आरबीआई के माध्यम आरबीआई खींच लेगा ना। मतलब आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप जल्दी जल्दी इंस्टॉलमेंट भर के कंप्लीट कर लीजिए, क्लियर। और वही जब लागत जनित मुद्रास्फीति आएगा तो उसमें क्या करेगा, बोलेगा कि भैया इसके पास तो पैसा है नहीं, यहाँ पे आपको मार्केट में पैसा भेजना भी है, तो ऐसे में क्या करेगा, वो इंस्टॉलमेंट का जो रेट है मतलब इंस्टॉलमेंट का जो दर है उसको आप बढ़ा देगा, डाउन पेमेंट को वो कम कर देगा, मतलब डाउन पेमेंट की मात्रा को बढ़ा देगा और इंस्टॉलमेंट की संख्या को घटा देगा। नहीं सॉरी क्या करेगा, डाउन पेमेंट की मात्रा को वो घटा देगा और इंस्टॉलमेंट की दर को वो बढ़ा देगा। समझ में आया। यानी कि डाउन पेमेंट की मात्रा महीना आप भरते थे, मान लो कि 3 महीने के लिए रखे थे 5,000 रुपया, लेकिन अब लागत जनित मुद्रास्फीति आया है तो ऐसे में डाउन पेमेंट आपका घटा देगा। 5,000 रुपये डाउन पेमेंट था आपका, लेकिन अब कर देगा 3,000 रुपये डाउन पेमेंट, और जो पहले 3 महीने का आपका इंस्टॉलमेंट था अब उसको कर देगा 5 महीने का इंस्टॉलमेंट। समझ में आया ये चीज़। तो इसको हम लोग कहते हैं उपभोक्ता ऋण पर नियंत्रण। तो ये उपभोक्ता ऋण पर नियंत्रण ये वाला कॉन्सेप्ट था आपका, कि इसमें आरबीआई जो है वो इस उपाय के माध्यम से उपभोक्ताओं के ऋण की जो क्षमता है इसको ऊपर वो कंट्रोल करता है, यानी कि नियंत्रित करता है। आप बोल रहा है कि सामान्यतः लागत जनित मुद्रास्फीति की स्थिति में आरबीआई जो है वो डाउन पेमेंट की मात्रा को घटा देता है और इंस्टॉलमेंट की मात्रा को बढ़ा देता है। और दूसरी ओर देखिए कि जब आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन आता है तो उसमें डाउन पेमेंट की मात्रा को बढ़ा देता है और इंस्टॉलमेंट की जो संख्या है उसको घटा देता है। समझ में आया कि नहीं आया। और ये जो डाउन पेमेंट वगैरह है ये सभी बैंक देता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये सभी मोबाइल खरीदने के लिए गए हैं तो आप जिस बैंक में ये डाउन पेमेंट कर रहे हैं मतलब ये डाउन पेमेंट सारा बैंक देगा, मोबाइल कंपनी नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया गुणात्मक उपाय के अंतर्गत। अब हम लोग चलेंगे चौथे नंबर पॉइंट की ओर,
और चौथा नंबर पॉइंट हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष कार्यवाही उपाय। क्या बोले हम? प्रत्यक्ष कार्यवाही उपाय। तो बोला जा रहा है कि यदि व्यवसायिक बैंकों के द्वारा आरबीआई, देखो, यदि व्यवसायिक बैंकों के द्वारा आरबीआई के दिशा निर्देश का पालन नहीं किया जाता है, यानी कि जो भी व्यवसायिक बैंकों को गाइडलाइन जारी किया था आरबीआई, और उस गाइडलाइन का, उस दिशा निर्देश का व्यवसायिक बैंक पालन नहीं किया, तब ऐसी स्थिति में आरबीआई जो है वो प्रत्यक्ष कार्यवाही उपाय के अंतर्गत बैंकों का जो है वो लाइसेंस रद्द कर सकता है, या फिर उसका अधिग्रहण कर सकता है, या फिर उस बैंक का विलय यानी कि मर्ज कर देगा दूसरे बैंकों में। समझ में आया? तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष कार्यवाही उपाय। यानी कि जब व्यावसायिक बैंकों के द्वारा आरबीआई के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का पालन नहीं किया जाता है, तब ऐसी स्थिति में गुस्सैल में आरबीआई गुस्से में क्या करेगा? जब उसका आदेश नहीं मानेगा तो वो प्रत्यक्ष कार्यवाही उपाय के अंतर्गत क्या करेगा? बैंकों का लाइसेंस रद्द कर देगा, उसका अधिग्रहण कर देगा, उसका विलय कर देगा अन्य बैंकों में। तो ये सभी प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट कर देता है। समझ में आया? आगे देखिए, आरबीआई जो है वो छोटे छोटे बैंकों को बोलेगा कि आप अपना एनपीओ जो है वो कम करो। एनपीए जो है यानी कि 3 गो इंस्टॉलमेंट नहीं दिया तो आपका जो अकाउंट था वो, आपका जो लोन है वो आपका एनपीए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब प्रत्यक्ष कार्यवाही उपाय के अंतर्गत आरबीआई क्या करेगा? छोटे छोटे बैंकों को बोलेगा कि आप अपना एनपीए जो है उसको आप कम करो, और यदि वो नहीं करेगा तो उसको फिर बड़े बैंकों में मर्ज कर देगा, और फिर जो है 5 को बड़े बड़े बैंक रखेगा मेनली देश में, और सबको मर्ज करके बाद में इसका जो है प्राइवेटाइजेशन कर देगा, यानी कि इसका निजीकरण कर देगा बैंकों का। समझ में आया ये बात? तो ये सारा कहानी था आपका मौद्रिक नीतिगत उपाय में। तो मौद्रिक नीति के अंतर्गत ये सारा उपाय आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? इस बात को समझना पड़ेगा आपको। तो हम लोग जो है मौद्रिक नीतिगत उपाय जो है वो आपका पूरा कंप्लीट हो गया है, इसको हम लोग पूरा देख लिए। मौद्रिक नीतिगत उपाय, तो मौद्रिक नीतिगत उपाय में अभी हम लोग जो है वो आपका 2 तरह के उपाय देखे थे। एक आपका है मात्रात्मक उपाय, एक है आपका गुणात्मक उपाय। गुणात्मक उपाय में हम लोग 4 तरह के उपाय देखे। एक है आपका क्रेडिट राशनिंग, यानी कि साख सीजन की जो कंट्रोल करना, साख नियंत्रण करना, यानी कि लोन देने की क्षमता को कंट्रोल करना, किसको लोन देना है किसको नहीं देना है ये सभी डिसाइड करना। और दूसरा हम लोग देखे सीमांत आवश्यकताओं में परिवर्तन, और तीसरा देखिए उपभोक्ता ऋण पर नियंत्रण, और चौथा देखिए हम लोग प्रत्यक्ष कार्यवाही उपाय। यही 4 तरह का आपका उपाय है जो कि आरबीआई करेगा मौद्रिक नीति के अंतर्गत। अब देखो मौद्रिक नीतिगत उपाय में हम लोग इसको तो देख लिए हैं, अब एक और इम्पॉर्टेंट है वो हम लोग देखेंगे, जैसे कि आपका राजकोषीय नीतिगत उपाय और फिर आपका ये क्या बोलते हैं प्रशासनिक नीतिगत उपाय। यही दोनों उपाय को हम लोगों को देखना पड़ेगा, एक एक करके देखते हैं उसको। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मुद्रास्फीति के नियंत्रण में राजकोषीय नीति की भूमिका क्या है। तो देखिए अब राजकोषीय नीति की भूमिका मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने में, यहाँ पे एक आपका डायग्राम बनाया गया है, और इस डायग्राम में आपका बताया गया है राजकोषीय नीति का भूमिका। यह है राजकोषीय नीति यानी कि फिस्कल पॉलिसी। तो आपका 2 तरह का मुद्रास्फीति है, एक तो है आपका लागत जनित मुद्रास्फीति और एक आपका डिमांड मतलब मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। इसमें ये राजस्व नीति का प्रयोग करेगा और इसमें ये व्यय नीति का प्रयोग करेगा। दोनों का देखते हैं क्या क्या काम करेगा, राजस्व नीति में इसमें क्या करेगा और व्यय नीति में इसमें क्या काम करेगा, दोनों के बारे में एक करके देखिए। तो बतलाया जा रहा है कि मुद्रास्फीति के नियंत्रण में राजकोषीय नीति की भूमिका कुछ इस प्रकार है। राजकोषीय नीति 2 प्रकार से काम करेगा, एक तो है आपका राजस्व नीति और एक है आपका व्यय नीति, इसमें ही काम करेगा। सबसे पहले जब कभी भी लागत जनित मुद्रास्फीति का कंडीशन आएगा तो ऐसे में वो राजकोषीय नीति जो है इसमें बताया जाता है कि राजस्व नीति के अंतर्गत
करों की दर में कमी कर दिया जाएगा, यानी कि जो आपका टैक्स का जो रेट है इसमें कमी कर देगा, यानी कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स इसमें वो कमी कर देगा। और वहीं जब मांग प्रेरित मुद्रास्फीति आता है तो वहाँ पे वो करों की दर में वृद्धि कर देगा, यानी कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में वो वृद्धि कर देगा। ये हो गया आपका राजस्व नीति के अंतर्गत। अब आइए व्यय नीति। व्यय नीति में क्या करेगा, जब कभी भी लागत जनित मुद्रास्फीति आएगी तो ऐसे में विकासात्मक व्यय में वो वृद्धि करेगा तथा गुड्स एंड सर्विसेज के उत्पादन में भी वृद्धि कर देगा, क्योंकि लागत जनित मुद्रास्फीति आया है। और इसी को ही हम लोग विस्तारवादी राजकोषीय नीति कहते हैं। क्या कहेंगे, विस्तारवादी। क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज के उत्पादन में ध्यान दिया जा रहा है और साथ ही साथ विकासात्मक व्यय किया जा रहा है। और जब कभी भी आपका मांग प्रेरित मुद्रास्फीति आएगा तो उसमें व्यय नीति के अंतर्गत विकासात्मक और गैर विकासात्मक व्यय में क्या कर देगा, वो कमी कर देगा। विकासात्मक और गैर विकासात्मक दोनों व्यय में वो कमी कर देगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं संकुचनवादी राजकोषीय नीति। समझ में आया ये चीज़। तो कहाँ पे संकुचनवादी राजकोषीय नीति आएगा, कहाँ पे संकुचनवादी या कहाँ पे विस्तारवादी राजकोषीय नीति आएगा, वो सारा आपको समझ में आ गया। तो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने में राजकोषीय नीति की भूमिका क्या है। तो राजकोषीय नीति दो तरह का नीति प्रयोग करेगा, एक है आपका राजस्व नीति, एक है आपका व्यय नीति। तो राजस्व नीति के अंतर्गत करों की दर में वृद्धि करेगा डिमांड पुल में, और करों की दर में कमी करेगा डिमांड पुल में, और करों की दर में कमी करेगा कॉस्ट पुश में। और व्यय नीति के अंतर्गत विकासात्मक और गैर विकासात्मक व्यय में वृद्धि करेगा और गुड्स एंड सर्विसेज के उत्पादन में भी वृद्धि करेगा लागत जनित में, जिसको हम लोग बोलते हैं विस्तारवादी राजकोषीय नीति। और व्यय नीति के अंतर्गत मांग प्रेरित मुद्रास्फीति की स्थिति में विकासात्मक और गैर विकासात्मक व्यय में कमी कर देगा, जिसको हम लोग बोलते हैं संकुचनवादी राजकोषीय नीति। सिंपल, समझ में आया। अब इसके बाद यहाँ पे जो डाटा लिखा हुआ उसको समझिए। बोला जा रहा है कि डायरेक्ट टैक्स कम करने से लोगों का जो है वो इनकम बढ़ेगा, और इनडायरेक्ट टैक्स कम करने से गुड्स एंड सर्विसेज का मूल्य जो है वो सस्ता हो जाएगा। तो समझ में आया। ये क्या करेगा, डायरेक्ट टैक्स में ये कम कर देगा तो ऐसे लोगों का इनकम भी बढ़ जाएगा, और इनडायरेक्ट टैक्स भी कम कर देगा तो गुड्स एंड सर्विसेज का दाम भी कम हो जाएगा, यानी कि सस्ता हो जाएगा, देन उसको भी लोग खरीदेंगे। यानी कि ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों में कमी कर देगा लागत जनित मुद्रास्फीति की स्थिति में। आगे देखिए, ये दोनों काम जो है वो गवर्नमेंट लागत जनित मुद्रास्फीति के समय करेगा, ये ऊपर वाला काम सही बात है। बट इस टाइम गवर्नमेंट जो है वो विकासात्मक व्यय में भी वृद्धि करेगा। क्या करेगा, विकासात्मक व्यय। देखो, राजस्व नीति के अंतर्गत करों की दर में कमी कर देगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों में, लेकिन व्यय नीति के अंतर्गत विकासात्मक व्यय में और गैर विकासात्मक व्यय में वृद्धि करेगा और गुड्स एंड सर्विसेज के उत्पादन में भी वृद्धि कर देगा। तो बोला जा रहा है कि इसी टाइम यानी कि लागत जनित मुद्रास्फीति के समय ही गवर्नमेंट विकासात्मक व्यय में वृद्धि करेगा और गुड्स एंड सर्विसेज के उत्पादन में भी क्या कर देगा, वृद्धि कर देगा, और साथ ही साथ वो गवर्नमेंट जो है वो गैर विकासात्मक व्यय में भी वृद्धि कर देगा। गैर विकासात्मक व्यय जैसे कि वृद्धा पेंशन, छात्रवृत्ति, यानी कि ये सब स्कॉलरशिप प्रदान करेगा ताकि लोगों पर पैसा जाए। ओवरऑल लागत जनित मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए सरकार जो है वो आपका विस्तारवादी राजकोषीय नीति का प्रयोग करेगा। और विस्तारवादी राजकोषीय नीति में हम लोग दो तरह के यहाँ पे देखिएगा, मतलब राजकोषीय नीति के अंतर्गत एक तो है आपका राजस्व नीति और एक है आपका व्यय नीति। तो राजस्व नीति के अंतर्गत देखिएगा कि आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या कर देगा, कमी कर देगा। और यहाँ पे देखिएगा विकासात्मक व्यय के अंतर्गत आपका व्यय नीति के अंतर्गत विकासात्मक और गैर विकासात्मक व्यय में वृद्धि कर देगा और गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में भी यानी कि उत्पादन में भी वृद्धि कर देगा। ये सारा आपका कंडीशन है कहाँ पे, लागत जनित मुद्रास्फीति के कंडीशन में, जिसको हम लोग बोलेंगे सरकार का जो है वो सरकार क्या कर रही है, तो विस्तारवादी राजकोषीय नीति का प्रयोग कर रही है। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये सारा चीज़ जब आप इसको ध्यान से अपने मतलब कि इसको समझने का प्रयास कीजिएगा ना, तो एकदम ये दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही आसानी से ये समझ में आएगा आपका। तब ना आपको लगेगा कि हाँ यार इकोनॉमिक्स वाकई में फिर तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान है फिर इकोनॉमिक्स। और इतना सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा ना आप, तो आंसर आपका धुआं हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट। अब हम लोग जब मांग प्रेरित मुद्रास्फीति की स्थिति आएगी तब गवर्नमेंट क्या करेगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे राजस्व नीति के अंतर्गत करों की जो दर है इसमें वो वृद्धि कर देगा, यानी कि प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों में वृद्धि कर देगा। जिन लोगों के पास आय कम होगा, मीन्स वो टैक्स ज़्यादा देंगे तो लोगों के पास आय कम होगा ना भाई, और जब आय कम होगा यानी पैसा कम होगा तो वो चीज़ों का मांग कम करेंगे। और देखो, प्रत्यक्ष कर में जब वृद्धि होगा तो इनकम टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा तो लोगों पर पैसा कम बचेगा, और अप्रत्यक्ष
कर में वृद्धि होगा तो इससे गुड्स एंड सर्विसेज का दाम महंगा हो जाएगा, देन इसको लोग कम खरीदेंगे। साथ ही साथ गवर्नमेंट क्या करता है, विकासात्मक व्यय और गैर विकासात्मक व्यय में भी क्या कर देता है, कमी कर देता है। इसको हम लोग बोलते हैं संकुचनवादी राजकोषीय नीति। तो लागत जनित मुद्रास्फीति की स्थिति में विस्तारवादी राजकोषीय नीति का प्रयोग होगा, जबकि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति की स्थिति में संकुचनवादी राजकोषीय नीति का प्रयोग होगा। सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गया है। तो यही आपका संकुचनवादी राजकोषीय नीति कहलाता है। तो राजकोषीय नीति दो तरह का होता है, एक तो है आपका राजस्व नीति और एक आपका व्यय नीति। तो राजकोषीय नीति कितना तरह का है, तो दो तरह का। कौन कौन, राजस्व नीति और आपका व्यय नीति। समझ में आ गया है। तो संकुचनवादी राजकोषीय नीति क्या था और विस्तारवादी राजकोषीय नीति क्या था, वो भी आपको समझ में आ गया है। अब थोड़ा सा बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं। अब ये जो समझाए हैं इसको अब यहाँ पे लिखा हुआ है लैंग्वेज में, एक एक करके समझिए। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति की स्थिति में सरकार संकुचनवादी राजकोषीय नीति का प्रयोग करता है, यानी कि मार्केट में ज़्यादा पैसा तो उसको खींचने का प्रयोग करेगा। सिंपल सी बात है। जिसके अंतर्गत जहाँ बताया जा रहा है, देखो, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति की स्थिति में सरकार के द्वारा संकुचनवादी राजकोषीय नीति का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत जहां एक और राजस्व नीति के अंतर्गत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के दर में वृद्धि कर दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर व्यय नीति के अंतर्गत विकासात्मक और गैर विकासात्मक व्यय में कमी कर दिया जाता है। तो राजस्व नीति के अंतर्गत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में वृद्धि और व्यय नीति के अंतर्गत विकासात्मक और गैर विकासात्मक व्यय में कमी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि लोगों के आय में कमी लाना है, जिससे समग्र मांग को कंट्रोल किया जाएगा और साथ ही साथ प्रभावी मांग को सुनिश्चित किया जाएगा। क्लियर। और वहीं जब कभी भी लागत जनित मुद्रास्फीति की स्थिति आती है तो ऐसे में सरकार के द्वारा राजस्व नीति के अंतर्गत, यानी कि राजस्व नीति को उदार बनाया जाता है और इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की जो दर है इसको कम कर दिया जाता है और साथ ही साथ उपभोक्ताओं के आय में सापेक्षिक रूप से वृद्धि भी की जाती है, जैसे कि ट्रांसफर पेमेंट के माध्यम से। वहीं दूसरी ओर वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में सापेक्षिक रूप से कमी भी होती है, यानी कि जब आप प्रत्यक्ष टैक्स में कमी कीजिएगा तो जीएसटी वगैरह कम हो जाएगा, इससे वस्तु का दाम भी कम हो जाएगा। परिणाम स्वरूप समग्र मांग में क्या होगा, वृद्धि होगा। और इस दौरान सरकार के द्वारा जो है वो उदारवादी या फिर उदार व्यय नीति का भी प्रयोग होता है, जिसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि विकासात्मक और गैर विकासात्मक व्यय में वृद्धि कर दिया जाता है और साथ ही साथ वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि कर दिया जाता है, जिससे आपूर्ति को आपूर्ति जो है यहाँ से बढ़ जाएगा, यानी कि आपूर्ति को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है ताकि लागत जनित मुद्रास्फीति जो है वो इसको कंट्रोल किया जा सके। तो ये जो अभी एक पेज हम पढ़े हैं, इस एक पेज में कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम पीछे जो आपको समझाए ना, इतना बुक के आपको जो समझाए हैं उसको अगर आप समझ गए हैं तो ये लाइन आपको एक पेज ऐसी आसानी से याद हो जाएगा। आपको इसमें याद करना ही नहीं है, फिर रटना ही नहीं पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो दूसरे शब्दों में उदार राजस्व नीति एवं उदार व्यय नीति को ही संयुक्त रूप से विस्तारवादी राजकोषीय नीति कहते हैं। तो उदार राजस्व नीति और उदार व्यय नीति को ही हम लोग जो है वो विस्तारवादी राजकोषीय नीति कहेंगे, और ये आपका यूज होगा मांग लागत जनित मुद्रास्फीति में। और राजकोषीय नीति के अंतर्गत हम लोग दो तरह का नीति होता है, एक है आपका राजस्व नीति, एक है आपका व्यय नीति। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 में। आगे देखिए, कभी कभी लागत जनित मुद्रास्फीति के नियंत्रण हेतु सरकार के द्वारा उदार आयात नीति का भी प्रयोग किया जाता है। उदार आयात नीति यानी कि जो आपका जो आयात नीति है ना, उसको भी उदार कर दिया जाता है। अर्थात सरकार जो है वो आयात नीति को उदार बनाया जाता है, यानी कि सरकार जो है वो कस्टम ड्यूटी यानी कि आयातित शुल्क, इसको भी वो क्या कर देगा, कम कर देगा। देन जो भी आयातित जो भी रॉ मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। चीज़ों को आप सस्ता दामों पे मंगाइएगा तो उसको सस्ते दाम पे बेचिएगा ना। आपको देखिएगा कि यहाँ पे दूसरे देश से यहाँ पे मंगाइएगा तो उसका दाम बढ़ जा रहा है, इतना ज़्यादा उसका आयातित शुल्क ही है कि वो चीज़ महंगा मिलता है। चीज़ हो गया, बटर हो गया, ये सभी महंगा मिलता है ना, क्योंकि हम लोग इसको आयात करते हैं ना विदेशों से, स्विट्ज़रलैंड से, फिनलैंड से, स्कॉटलैंड से, इस तरह से। तो क्या बोले हम कि कभी कभी लागत जनित मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए सरकार के द्वारा उदार आयात नीति का भी प्रयोग किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो है कस्टम ड्यूटी यानी कि जो भी आयाती शुल्क है इसको कम कर दिया जाता है, यानी कि उसको उदार बनाया जाता है ताकि जो भी आयाती जो भी कच्चे पदार्थ होंगे यानी कि रॉ मटेरियल होंगे वो सस्ते हो जाएंगे। तो बोला जा रहा है क्या था, सरकार के द्वारा
आयात शुल्क में कमी लाकर आवश्यक जो भी मध्यवर्ती वस्तु है और जो भी कच्चे पदार्थ है इसको सस्ता कर दिया जाता है, ताकि आवश्यक वस्तु के उत्पादन लागत में कमी आ सके। क्या हो, उत्पादन लागत में कमी आए, चीज़ों को वो सस्ता कर देगा तो उत्पादन लागत में कमी होगा। और वर्तमान समय में सरकार के द्वारा कुछ आवश्यक वस्तुओं के आयात में लगने वाले आयात शुल्क को या तो पूरा कम कर दिया है या तो लगभग समाप्त ही कर दिया है। जैसे कि गेहूं में आयात शुल्क एकदम ना के बराबर में है, दाल में आयात शुल्क एकदम ना के बराबर में है, खाद्य तेल में, वनस्पति तेल में एकदम जो आपका आयात शुल्क है वो एकदम आपका ना के बराबर में है। समझ में आया? यानी कि लागत जनित मुद्रास्फीति के कंडीशन में आयात शुल्क का भी एकदम पूरा, आयात शुल्क को भी एकदम पूरा कम कर दिया जाता है या तो एकदम ना के बराबर कर दिया जाता है, जिससे क्या होगा, आयातित वस्तु का दाम कम होगा, रॉ मटेरियल का दाम कम होगा, मध्यवर्ती वस्तुओं का दाम कम होगा, देन ऐसे में उत्पादन लागत कम होगा। उत्पादन लागत कम होगा तो ऐसे में आपका लागत जनित मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने में ये बेहतर होगा, क्योंकि उत्पादन लागत कम होगा तो उत्पादन ज़्यादा होगा, तो जो आपूर्ति कम था वो आपका आपूर्ति भी बढ़ जाएगा, तो डिमांड इज इक्वल टू आपूर्ति बराबर हो ही जाएगा ना। ये हो गया। तो समझ में आई ये सारी बातें। तो ये आपका राजकोषीय नीति कंप्लीट हो गया। तो राजकोषीय नीति के माध्यम से भी गवर्नमेंट जो है वो आपका मुद्रास्फीति को कंट्रोल करता है। राजकोषीय नीति के माध्यम से भी गवर्नमेंट जो है वो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करता है। कैसे कैसे कंट्रोल करता है वो अभी आपको बतला दिया गया है, ठीक है ना, सारी बातें। तो मुद्रास्फीति के नियंत्रण में राजकोषीय नीति की भूमिका आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट, वो है आपका मुद्रास्फीति के नियंत्रण में प्रशासनिक उपाय, जो कि ये भी आपका गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो मुद्रास्फीति के नियंत्रण में प्रशासनिक उपाय, ये हम लोग जानेंगे प्रशासनिक उपाय क्या क्या है सब, इसको पॉइंट वाइज पॉइंट हम लोग देखेंगे। तो बोला जा रहा है कि सरकार के द्वारा आवश्यक वस्तुओं के निर्यात में कभी कभी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो सरकार के द्वारा कभी कभी आवश्यक वस्तुओं के निर्यात में कभी कभी पूर्ण प्रतिबंध लगाकर मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि वर्तमान समय में गैर बासमती चावल, प्याज, चीनी, दाल, गेहूं, खाद्य तेल इत्यादि इसके निर्यात पे एकदम प्रतिबंध लगा हुआ है। यानी कि आप बासमती चावल का निर्यात नहीं करोगे, बेचोगे नहीं, प्याज भी निर्यात नहीं करोगे, चीनी, दाल, गेहूं, खाद्य तेल इन सभी का निर्यात नहीं करोगे, यानी कि इनका आप बेचोगे नहीं, ठीक है, इसको आप बेचोगे नहीं। तो ये प्रशासनिक उपाय है कि नहीं है मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट बोला जा रहा है कि सरकार के द्वारा वायदा बाजार पर, क्या बोले हम, सरकार के द्वारा वायदा बाजार पर तत्कालीन प्रतिबंध लगाकर मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जाता है। तो वायदा बाजार क्या होता है, यानी कि स्टॉक, यानी कि जमा करके रखना वस्तुओं को, यही आपका वायदा बाजार होता है। तो जहाँ पे भी भंडारगिरी होता है, जहाँ पे भी ये वस्तुओं को स्टोर करके रखा जाता है, उसको हम लोग वायदा बाजार कहते हैं। तो यही बोला जा रहा है कि सरकार के द्वारा वायदा बाजार पर तत्कालीन प्रतिबंध लगाकर मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जाता है। और सरकार के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम कब आया था, 1955 में आया था। तो सरकार के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से मुद्रास्फीति इसको कंट्रोल किया जाता है। तो अभी देखिएगा कि सरकार के द्वारा जो भी वायदा बाजार है इसको तत्कालीन प्रतिबंध लगाकर इसको मतलब इसको रोक कर मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जाता है। यानी कि जहाँ पे वायदा बाजार यानी कि वस्तुओं को जमा करके रखना स्टॉक, तो अब वस्तु का आप स्टॉक रखिए मत, रखिएगा तो आपका मुद्रास्फीति बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जब चीज़ों का दाम घट जाएगा, जब चीज़ों का स्टॉक खत्म हो जाएगा मार्केट में, तब उसका दाम बढ़ने लगेगा और ऐसे में आप उसको निकालिएगा और उसका दाम बढ़ा दीजिएगा, तो ऐसे दिक्कत है ना। तो यही बोला जा रहा है कि सरकार के द्वारा वायदा बाजार पर तत्कालीन प्रतिबंध लगाकर भी मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जाता है। और आप एक देखिएगा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में आया था और इस अधिनियम को प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से ही मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाता है। और इस अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य था कि जो भी आवश्यक वस्तु है, तो आवश्यक वस्तु की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकना है। तो जो भी आवश्यक वस्तु है उसकी जमाखोरी और उसकी कालाबाजारी को रोकना है।
देखिएगा कि आवश्यक वस्तु में आपका मेडिसिन यानी कि दवा भी आता है। तो बोला जा रहा है कि मेडिसिन का अगर स्टॉक कहीं पे रखा जा रहा है तो उसको वो गैर कानूनी है। तो मेडिसिन का स्टॉक नहीं रखना है, चेक होगा, छापामारी मारेगा, और यदि वो कालाबाजारी मिला तो वो फिर आपको दंड भी मिलेगा। ठीक है, तो यही चीज़ है। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में आया था, जिसके माध्यम से बोला गया है कि जो भी आवश्यक वस्तु है इसकी जमाखोरी और इसकी कालाबाजारी में रोक लगाना है, और ये 1955 में आया था। नागरिकता अधिनियम भी 1955 में आया है, उसको भी याद रखिएगा। आगे देखिए, आवश्यक वस्तु संशोधन अध्यादेश ऑर्डिनेंस, ये आपका 2020 में आया है। तो आवश्यक वस्तु संशोधन जो अध्यादेश है वो आपका 2020 में आया है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट बोला जा रहा है कि सरकार के द्वारा मुद्रास्फीति नियंत्रण हेतु आवश्यक आवश्यक सेवा। तो सरकार के द्वारा मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1968 का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सकता है, और जिसके अंतर्गत सरकार आवश्यक सेवाओं से संबंधित क्षेत्रों में होने वाले हड़ताल इत्यादि विरोध क्रियाकलापों, इसके अलावा है अस्थायी प्रतिबंध लगा सकता है, जिससे स्वास्थ्य सेवा, यातायात सेवा, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्रशासनिक उपाय में हम क्या बोले कि किसी चीज़ों का निर्यात में वो कंट्रोल कर देगा जिससे मुद्रास्फीति नहीं होगा। इसके अलावा आप देखिए कि आवश्यक वस्तु अधिनियम लाया 1955 में, इसके माध्यम से आवश्यक वस्तु की जमाखोरी, कालाबाजारी को रोकने का प्रयास किया। इसके अलावा वस्तु होगी आप सेवा के लिए भी, तो आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम भी लाया। तो आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1968 लाया। क्या लाया? 1968 लाया, यानी कि इसको बोलते हैं इसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट। तो इसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट 1968 लाया, और इसको प्रभावी किया गया और इसके क्रियान्वयन किया गया। ये जो है, तो बोला जाए कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, इसके माध्यम से सरकार जो है वो आवश्यक सेवाओं से होने संबंधित जो भी क्षेत्र है वहाँ पे जो भी हड़ताल होगा, उस हड़ताल को, विरोध क्रियाकलापों को, इन सभी को एकदम अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा देता है। जैसे कि हेल्थ सेवा में, यानी कि स्वास्थ्य सेवा में, यातायात सेवा में। एग्जाम्पल, इसका कहने का मतलब क्या है वो समझिए। आवश्यक होने पर आप सेवा देने से इनकार नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल में कोविड के टाइम डॉक्टर सेवा देने से इनकार कर देता तो क्या होगा? दिक्कत होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे में उस समय डॉक्टर सेवा देने से जो है वो इनकार नहीं करेगा। अगर ऐसा करेगा तो उसको जॉब से हटाया भी जाएगा। तो इस समय डॉक्टर हड़ताल भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम आया है 1968 में। तो बोला जा रहा है कि आवश्यक वस्तुओं के वितरण से संबंधित सेवाओं, जैसे कि स्वास्थ्य सेवा, दवा वितरण, ये सभी आवश्यक वस्तु है। समझे कि नहीं समझे? तो दो चीज़ यहाँ पे प्रशासनिक वाला में याद रखिएगा, दो कीवर्ड याद रखिएगा ना, आप चीज़ों को समझ जाइएगा। एक याद रखिएगा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, और दूसरा याद रखिएगा आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1968। ये पॉइंट दो को याद रखिएगा। तो इसमें बोला है कि आवश्यक वस्तु का कालाबाजारी, जमाखोरी से रोक, और इसमें बोला है कि आवश्यक सेवा का जो है उसको विरोध क्रियाकलाप, हड़ताल या फिर उससे संबंधित जो भी काम है उसको रोका जाना, ये सभी यहाँ पे प्रतिबंध लगाएगा गवर्नमेंट। ठीक है, एक बार हम फिर से पढ़ देते हैं। यहाँ बोला जा रहा है कि सरकार के द्वारा मुद्रास्फीति नियंत्रण हेतु आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1968, यानी कि इसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट 1968 का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सकता है, और इसके अंतर्गत सरकार जो है वो आवश्यक सेवाओं से संबंधित क्षेत्रों में होने वाले हड़ताल इत्यादि विरोध क्रियाकलाप, इन सभी के ऊपर अस्थायी प्रतिबंध लगा सकता है। अस्थायी मतलब अस्थायी नहीं, कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा देगा। जैसे कि स्वास्थ्य सेवा, यातायात सेवा इत्यादि, ये है आपका सर्विस के लिए। तो आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम सर्विस के लिए है, और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 ये गुड्स के लिए है। समझ में आया कि नहीं आया? और 2000 में भी आपका आया था आवश्यक वस्तु संशोधन अध्यादेश 2020 में। तो एक आपका सर्विस के लिए भी एक आपका अधिनियम लाया गया है, और एक आपका गुड्स के लिए भी एक आपका अधिनियम लाया गया है। ये सभी आपका प्रशासनिक उपाय में शामिल हो जाएगा। अब थोड़ा सा और बचा हुआ, उसको भी आप देख लीजिए, फिर दिक्कत नहीं होगा आपका।
नेक्स्ट पॉइंट बोला जा रहा है कि सरकार जो है वो आपका काला बाजारी निवारक अधिनियम 1980 को भी लागू करके मुद्रास्फीति को कंट्रोल करता है। तो एक आपका आया था काला बाजारी निवारण अधिनियम 1980, इसको भी इम्प्लीमेंट करके सरकार जो है वो आपका मुद्रास्फीति को कंट्रोल करता है। आगे देखिए, लागत जनित मुद्रास्फीति की स्थिति में सरकार जो है वो आपका जन वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस सिस्टम के दायरे को राज्य सरकार, स्थानीय सरकार और गैर सरकारी संस्थाओं यानी कि एनजीओ की सहायता से बढ़ा सकता है। तो जब कभी भी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगा यानी कि लोग गरीब हो जाएंगे, तो ऐसे में सरकार जो है वो पीडीएस सिस्टम इसको बढ़ा देगा। सेंट्रल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी, लोकल लेवल पे भी स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, इन सभी के माध्यम से पीडीएस सिस्टम को बढ़ाया जा सकता है। जैसे एग्जांपल में कोविड-19 के दौरान लागत जनित मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए सरकार के द्वारा जन वितरण प्रणाली को सशक्त बनाकर इसको कंट्रोल किया गया था, लागत जनित मुद्रास्फीति को, यानी कि जन वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस सिस्टम को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाया गया था। एक होता है आपका पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जन वितरण प्रणाली, और एक होता है आपका एनजीओ, वो क्या है वो आप पढ़ लीजिएगा। और एक होता है आपका गैर सरकारी संस्था जिसको हम लोग बोलते हैं एनजीओ, गैर सरकारी संस्था को हम लोग बोलते हैं एनजीओ, यानी कि नॉन गवर्नमेंटल या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। गैर सरकारी संस्था यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और एक होता है आपका एसएसजी, इसको बोलते हैं स्वयं सहायता समूह। समझ में आया कि नहीं आया? यही 3-4 को वर्ड है, ये सब को याद रखिएगा। ये सब आप कीवर्ड के थ्रू में केवल लिखिएगा, पूरा इसका पूरा कथा टाइप में ना पूरा इसको मत लिख लीजिएगा, केवल आप कीवर्ड बनाइए और आप इसको लिखिए। देखिए इतना बार आप वीडियो को देख लीजिएगा ना, नोट्स को याद कीजिए, उसके बाद आप लास्ट में जो है वो शॉर्ट नोट्स बनाइए। नहीं तो आप ऐसे लिखते जा रहे यहाँ भी नोट्स लिखा हुआ है, आप छोटा छोटा लिख दिए, वो उसका शॉर्ट नोट्स नहीं कहलाएगा। कम से कम 10 पेज है, 10 पेज को आप एक पेज में हटा दीजिए, क्लियर कर दीजिए, और उसमें ज़्यादा डाटा नहीं लिखना है, क्या है कि आप इसको रिकॉल नहीं कर पाइएगा। छोटा छोटा पॉइंट लिखिए, आप वहाँ पे इसको याद करने का प्रयास कीजिए, वही आपका असली पढ़ाई है। 6 नंबर पॉइंट बोला जा रहा है कि लागत जनित मुद्रास्फीति यानी कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के दौरान सरकार के द्वारा आवश्यक वस्तुओं का डोर टू डोर वितरण भी कराया जाता है। जैसे कि झारखंड का एक डाकिया योजना चला था जो कि आदिम जनजातियों के लिए है। अब बोला जा रहा है कि इसके अलावा एक और है, जैसे कि आशा वर्कर्स जो है वो घर तक खाना पहुंचाती थी लॉकडाउन के टाइम में। फिर एक है आपका घर घर जाके पोलियो का दवा पिलाना। ये सभी क्या है आपका, यही सब इसी में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार के द्वारा श्रम आधारित या श्रम अधिनियम में भी संशोधन लाकर मजदूरी दर में कमी या फिर वृद्धि किया जा सकता है। तो जो भी आपका श्रम अधिनियम आया था उस श्रम अधिनियम में भी संशोधन किया जाएगा मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए। और इसमें देखिए कि मजदूरी दर में कभी कभी कमी लाया जाता है, तो कभी कभी इसमें वृद्धि किया जाता है। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार के द्वारा श्रम अधिनियम में संशोधन लाकर मजदूरी दर में कमी या फिर वृद्धि की जा सकती है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, भारत में जनसंख्या नीति को मांग प्रेरित मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक उपाय माना जाता है। यानी कि जनसंख्या नीति लाइए आप, जिससे आप हमारे दो वाला कॉन्सेप्ट लाइएगा। इससे आप डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत ही दीर्घकालिक उपाय कर लीजिएगा। उपरोक्त अगर आप कंक्लूजन की ओर जाइएगा तो निष्कर्ष, उपरोक्त सभी प्रकार के जो उपाय हैं ये आपका अल्पकालिक मुद्रास्फीति की समस्या का निवारण प्रभावी ढंग से करने में सक्षम है। तो उपरोक्त जितना भी हम एग्जांपल दिए हैं वो आपका केवल शॉर्ट टर्म के लिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, किंतु दीर्घकालिक मुद्रास्फीति की समस्या के निवारण के लिए प्रभावी ये नहीं माने जाते हैं। दीर्घकालिक मुद्रास्फीति को संरचनात्मक मुद्रास्फीति भी कहा जाता है। अगर वो लॉन्ग टाइम तक अगर मुद्रास्फीति रह गया है, लागत जनित मुद्रास्फीति, तो ये आपका स्ट्रक्चरल मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन कहलाता है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता भी है। कृषि क्षेत्र में भी यही आपको देखने को मिलता है। आगे देखिए, संरचनात्मक मुद्रास्फीति की समस्या के निवारण हेतु सरकार के द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए। तो जो भी आपका संरचनात्मक मुद्रास्फीति है इसको भी कंट्रोल करने के लिए सरकार के द्वारा एक बहुत सारे कदम हो सकते हैं, उनको हम लोग देखेंगे एक एक करके। पहला पॉइंट, कृषि उपज विपणन समिति अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन। यानी कि एमएसपी ये जो डिसाइड हो रहा है, कृषि उपज जो हो रहा है इसका विपणन समिति यानी कि कौन इसको खरीदेगा कौन नहीं खरीदेगा, पहले से आप एमएसपी डिसाइड कर दीजिए। ये सभी जो अधिनियम है इसको प्रभावी रूप से इफेक्टिव
क्रियान्वयन यानी कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कीजिए। इसके अलावा मल्टी ब्रांड रिटेल चेन, इसमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति यानी कि एफडीआई का आप प्रवेश दीजिए मल्टी ब्रांड रिटेल चेन में भी। जैसे कि एग्जांपल के लिए वॉलमार्ट कंपनी इंडिया आया, तो इंडिया में आकर वो डायरेक्ट किसान से वो खरीदेगा कच्चा माल, देन इससे किसान को भी लाभ होगा, मतलब उनको इनकम होगा, और किसान के पास भी ऑप्शन रहेगा कि जो ज़्यादा पैसा देगा वो अपना सामान उसी को बेचेगा। तो मल्टी ब्रांड जो भी रिटेल चेन है, इसको आप एफडीआई के रूप में इसको अनुमति दीजिए इंडिया में। इसके अलावा कृषि अवसंरचनाओं का विकास और कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, ये भी आपका संरचनात्मक मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने का एक उपाय है। इसके अलावा सदाबहार क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति इत्यादि का प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से भारतीय कृषि का विविधीकरण ये हो सकता है। क्रियान्वयन मतलब क्या बोले हम, लागू करना। तो सदाबहार क्रांति जो आया था, इंद्रधनुषी क्रांति जो आया था, द्वितीय हरित क्रांति जो आया था, इन सभी का आप प्रभावी क्रियान्वयन यानी कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कीजिए और इसके माध्यम से भारतीय कृषि का विविधीकरण कीजिए यानी कि इसका डाइवर्सिफिकेशन कीजिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ई नैम पोर्टल, ई हार्ट पोर्टल, इन सभी का प्रभावी क्रियान्वयन कीजिए ताकि आप कृषि क्षेत्र में डेवलप कर पाइएगा और इससे आपका संरचनात्मक मुद्रास्फीति की जो समस्या है भारत में, बहुत ही दीर्घकालिक समस्या है, बहुत लंबे समय से यहाँ पर चलते आ रहा है भारत में, और कृषि क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा। तो इसको आप सॉल्व करने में आपको सहूलियत होगी, आसानी होगा। और साथ ही साथ इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए गवर्नमेंट के स्कीम को भी यहाँ पे जोड़ना आवश्यक है। तो आप कुछ गवर्नमेंट का जो भी स्कीम है उसको भी आप जोड़िएगा थोड़ा थोड़ा। तो गवर्नमेंट के स्कीम वगैरह को भी जोड़ना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट के स्कीम को भी आप जोड़ने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। ये लाइन भी आपको समझ में आ गया है, तो आई होप अब आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये जो आपका टॉपिक था, ये भी टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है, यानी कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने का प्रशासनिक उपाय भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या क्या देखे हैं। सबसे पहले हम लोग देखे हैं कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के 3 तरह के उपाय होते हैं, मौद्रिक उपाय, राजकोषीय नीतिगत उपाय, इसके अलावा प्रशासनिक उपाय। मौद्रिक उपाय में आपका 2 तरह का उपाय था, मात्रात्मक उपाय और आपका गुणात्मक उपाय। मात्रात्मक उपाय में भी हम लोग पढ़े, एक आपका शॉर्ट टर्म मात्रात्मक उपाय, एक आपका लॉन्ग टर्म मात्रात्मक उपाय। शॉर्ट टर्म मात्रात्मक उपाय में हम लोग क्या क्या पढ़े, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF, इसके अलावा बैंक दर। फिर आपका दीर्घकालिक मात्रात्मक उपाय में हम लोग CRR पढ़े, SLR पढ़े, ओपन मार्केट ऑपरेशन पढ़े, इसको पढ़े थे हम लोग, ठीक है। ये सभी हो गया था। इसके बाद हम लोग जो है वो आपका इसी में मतलब कि मात्रात्मक उपाय जो है आपका लॉन्ग टर्म का, इसी में हम लोग बाजार स्थिरीकरण स्कीम के बारे में भी पढ़े। उसके बाद हम लोग RBI के द्वारा उठाए जा रहे जो भी गुणात्मक उपाय था मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए, उसमें हम लोग गए, जिसमें हम लोग सबसे पहला पॉइंट क्रेडिट राशनिंग पढ़े, यानी कि साख जो नियंत्रण है करना, लोन को नियंत्रण करना है, किस में कहाँ ज़्यादा देना है, किस में कहाँ कम देना है उसको। फिर हम लोग दूसरा पॉइंट पढ़े सीमांत आवश्यकताओं में परिवर्तन, और तीसरा पॉइंट पढ़े उपभोक्ता ऋण पर नियंत्रण, और तीसरा के बाद चौथा पॉइंट पढ़े प्रत्यक्ष कार्यवाही उपाय। इस तरह से आपका मौद्रिक नीति उपाय कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग राजकोषीय नीतिगत उपाय देखे, जिसमें हम लोग डिटेल से देखे। राजकोषीय नीति के अंतर्गत राजस्व नीति और व्यय नीति दोनों को शामिल किया जाता है। दोनों के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़े कि कहाँ पे विस्तारवादी राजकोषीय नीति का प्रयोग होगा, कहाँ पे संकुचनवादी राजकोषीय नीति का प्रयोग होगा, इन सभी के बारे में। उसके बाद हम लोग जो है वो मुद्रास्फीति के नियंत्रण में प्रशासनिक उपाय जो होते हैं उनको भी हम लोग पढ़े। फिर प्रशासनिक उपाय के बारे में हम लोग डिटेल से देखें, और फिर आपका प्रशासनिक उपाय देखने के बाद ये आपका जो टॉपिक था वो आपका पूरा क्लियर हो गया है। अब हम लोग देखेंगे एक क्लास और बचेगा, और उसमें हम लोग जो है वो आपका पूरा मुद्रास्फीति को कंट्रोल कर देंगे, मतलब कंप्लीट कर देंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जो भी आपका मुद्रास्फीति जो है, तो मुद्रास्फीति का मापन कैसे किया जाता है। जैसे कि आपका है 3 तरह का, WPI, CPI और आपका PPI, यानी कि आपका प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स और आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये क्या है क्या नहीं है, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे, और इनको हम लोग देख लेंगे, इनको पढ़ लेंगे, और फिर आपका जो है वो इन्फ्लेशन वाला जो टॉपिक था वो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इन्फ्लेशन टॉपिक आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इससे GPSC मेंस में कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। नेशनल इनकम से तो आपका 3 बार लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन्फ्लेशन टॉपिक भी आपके
आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, इन्फ्लेशन टॉपिक को भी। समझ में आए ये लाइन आपको? तो इस तरह से आप चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते जाइए ना, तो फिर कहीं भी परेशानी आपको नहीं होगा। तो एक क्लास और लगेगा आपका इन्फ्लेशन टॉपिक में, और उसके बाद जो है मुद्रास्फीति का जो पूरा टॉपिक था ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और इसके साथ ही हम लोग का इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही बड़ा मतलब कि जो है मतलब ये परेशानी कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि ग्रुप ए में 12 गो टॉपिक है, 12 गो टॉपिक में 2 गो टॉपिक आपका पूरा तुरंत क्लियर हो जाएगा। फिर इसी तरह हम लोग धीरे धीरे कर करके इसको आगे बढ़ेंगे लेकर, और फिर आपका बहुत जल्दी ये क्लियर होते होते चलेगा धीरे धीरे पॉइंट सारा। ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।